हेलो बच्चा लोग। हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चा लोग, यदि मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, यो यो कर दीजिए, आग लगा दीजिए बच्चा लोग, जल्दी से। हेलो बच्चा लोग, यदि मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से फटाफट से तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेके। और अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा मेरा स्क्रीन ढंग से नहीं चल रहा था, तो थोड़ा सा लेट हो गया था क्लास। ओके, तो चलिए हम लोग रेडी हैं और मुझे लग रहा है कि मुझे आप लोग देख पा रहे हैं और मुझे सुन भी पा रहे हैं। तो जल्दी से क्विक हैंड रेज करेंगे आप लोग जल्दी से। यस, भोपाल पाठशाला ओके है, इंदौर पाठशाला ओके है, एंड पीडब्ल्यू कोलकाता ओके है। गुड। ऐप के ऊपर जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दीजिए और एकदम यो यो कर दीजिए, आग लगा दीजिए साउंड। और मेरा स्क्रीन और मैं बिल्कुल एकदम मस्त दिख रहा हूं। तो जल्दी से फटाफट ऐप वाले बच्चे लोग क्विक रिस्पॉन्ड करेंगे एकदम से। ओके ओके ओके। चलिए। यस यस यस, हेलो बच्चा लोग, ऑल परफेक्ट सर। सर क्वेश्चन कराने में ज्यादा टाइम लग रहा है, सॉल्यूशन बता दीजिए। सनी कुमार जी बोल रहे हैं सर क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस बेटा। फर्स्ट टाइम मैं भी अगर शायद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता तो मुझे भी आप ही की तरह होता। हमारा भी एक्सपीरियंस बिल्कुल आप ही की तरह है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहली बार में कोई भी एकदम से कर लेता है। जैसे आप एबीसीडी सीख रहे थे तो उसको सीखने में कितना टाइम लगा था। 1 से 10 तक टेबल करने में तुमने 10 साल लगाए अपने जीवन का। और फिर उसके बाद भी तुमने अपने जीवन का 10 साल लगाया, भाई सही बोल रहा हूं मैं। तुम जब 6 5 6 तक थे तब भी कोई आता होगा ना तेरे घर में तो पूछता होगा चलो 19 का टेबल बताओ, 17 का टेबल बताओ। ऐसे ही पूछता होगा, इसका मतलब उसे डाउट था कि तुम भूल गए हो। है कि नहीं, बोलो। हाँ, ये बात तो सही है। इसका मतलब ये हमारा नेचर है कि हम भूल जाते हैं। ये हमारा नेचर है कि हम स्लो लर्नर होते हैं। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का बात मैं नहीं कर रहा, वो एक दो ही एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, समझ रहे हो ना। तो अपन एवरेज बच्चे हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एवरेज बच्चा रैंक 1 नहीं ला सकता, लेकिन रैंक 1 जितना पैसे कमा सकता है, जो चीज अचीव कर सकता है, वो भी तुम कर सकते हो। तो फिर फर्क क्या पड़ता है कि हम कैसे थे और नहीं थे। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम क्या उस चीज को अचीव करने के लिए अपना जान लगा रहे हैं। और आज का डेट में बता दूं, वो जो 1% मैंने बोला ना, 1% बहुत ज्यादा हो गया है। 1% बहुत ज्यादा हो गया। दो चार बच्चा ही आईआईटी एडवांस का रिजल्ट जब देखोगे तो 5 बच्चे का मार्क्स, 3 बच्चे का मार्क्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है। लेकिन उसके बाद देखोगे तो 20 30 मार्क्स का डिफरेंस दिखता है। यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूरा आईआईटी जब 15,000 रिजल्ट तुमको देगी ना, उसमें 4 5 बच्चा ही होगा। तो तुम्हारा 5 बच्चे में नहीं है कंपटीशन, हटाओ अपने आप को। लेकिन बाकी अंडर 100 के बाद वाला जो बच्चा है ना बेटा, वो तुम हो। और वो सब चीज अचीव किया जाता है सिर्फ मेहनत करके। तो तुम अंडर 200 भी लाए, 500 भी लाए, 1000 भी लाए, 2000 भी रैंक ला रहे हो ना आईआईटी एडवांस में, तो वो टॉप रैंक माना जाता है। और तुम लाइफ में वही सब चीज अचीव कर सकते हो जो रैंक 1 अचीव कर सकता है। तो फिर फर्क किस बात का है, थोड़ा स्लो ही लर्न कर लेते हैं, लेकिन लर्न करने की कैपेबिलिटी तो है ना हमारे में, वो भी काफी है। लोगों में लर्न करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, लोग भाग जाते हैं। और हम स्ट्रगल करना चाहते हैं, इसीलिए सामने है, इसीलिए क्रैश कोर्स में भी पढ़ रहे हैं इतना स्पीड में भी। तो कहीं ना कहीं हम में कुछ ना कुछ है जो बाकियों में नहीं है। अब तुम सोचो कि तुम बाकी से कितने अच्छे हो, ये भी सोचो। और आर्ट्स वाले बच्चा में हिम्मत ही नहीं था कि वो मैथ सीख पाए या फिजिक्स सीख पाए, इसीलिए उसने आर्ट्स रख लिया। कॉमर्स वाला बच्चा पहले डर गया होगा, अरे फिजिक्स केमिस्ट्री कौन पढ़ेगा, चलो हम कॉमर्स रखते हैं। अदरवाइज सबसे पहला चॉइस तो लोगों का साइंस ही रखने का होता है। और साइंस में भी सोचो, तुमने मैथ्स चूज किया है। आधा बायोलॉजी का बच्चा इसीलिए बायोलॉजी रखता है कि वो डर जाता है कि उसे मैथ्स और फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, तो चलो कोई नहीं बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, बॉटनी जूलॉजी, फिर हम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो तुम वैसे भी दुनिया के कितने सारे बच्चों से आगे हो, तो इसके लिए खुशी मनाओ। और ज्यादा मेहनत करके ढेर सारा चीज अचीव करने की कोशिश करो। और सिर्फ एक ही चीज से होता है ये सब, मेहनत 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 मेहनत। तो अगर तुम तैयार हो तो तुम्हें कोई नहीं करने वाला है पीछे, ठीक। यस सर। तो याद रखना कि इस दुनिया में मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जान सब लगाते हैं, जो रैंक 1 वाला होता है वो तुमसे ज्यादा जान लगाता है। वो रियल में सच्चाई यही है। रियल में सच्चाई है, हमने काफी सालों से मेंटरिंग किया है बच्चों को, तो हमें पता है कि जो अंडर 50 वाले बच्चे होते हैं, अंडर 100 वाले, 100 परसेंटाइल वाले बच्चे, उनके जीवन में कुछ नहीं होता पढ़ाई के अलावे।
तो हम लोगों के भी जीवन में अगर पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है, हम डेफिनेटली उन सब चीजों को अचीव कर पाएंगे। इट टेक्स टाइम बट इट विल हैपन। तो इंतजार करेंगे और लगे रहेंगे तो एक दिन जरूरी अचीव कर लेंगे। चलिए, काफी बात मैंने किया क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं मिला था और मुझे पता है कि रेगुलर एनर्जी पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चा लोगों को, क्योंकि अभी क्रैश कोर्स में हालात ये होते हैं कि 10 क्वेश्चन करने के बाद अगर तुमसे 10 क्वेश्चन ना हो तो तुम बिखरने लगते हो। और सच्चाई यही है, मैंने काफी दिनों से, काफी सालों में क्रैश कोर्स को पढ़ाया है, तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो होता है क्रैश कोर्स का, वो एकदम से खराब हो जाता है 10 लेक्चर के बाद। लेकिन तुम लोग सस्टेन कर रखे हो, अभी भी एनर्जी बनाए रखे हो, समझ रहे हो, इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं बेस्ट हो और तुम रियल में इनपुट दे रहे हो अपना। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये भी होता है। तो इन सब चीजों को पॉजिटिवली लो और ये समझ लो कि ये इतना आसान नहीं होता कि हम एक ही दिन में सारा कुछ कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर क्रैश कोर्स में इतना पेस के साथ हम स्पीड में जो कोर्स कंप्लीट हो रहा है और हम फिर भी सरवाइव कर रहे हैं, इसका मतलब तुम बढ़िया करने वाले हो, राइट? तो एकदम तैयार हो जाओ फिर से एक नए जोश के साथ, और याद करो कि एनर्जी डाउन बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी एग्जाम तुम्हारा एक्सटेंड होगा, फिर से एक्सटेंड होगा, फिर से एक्सटेंड होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, सेकंड अटेम्प्ट होगा, थर्ड अटेम्प्ट होगा, फोर्थ अटेम्प्ट होगा। थिंक अबाउट कि तुम्हारे पास कितना सारा टाइम है, तो तुम जीवन में कर सकते हो अभी भी बहुत सारा कुछ, बस जान लगाने की आवश्यकता है। और वो तुम तैयार हो लगाने के लिए तो जल्दी से हाथ खड़ा कर दो और ऐप वाले जल्दी से बोल दो यस सर, फिर से दोबारा से री एनर्जाइज हो जाएंगे हम। और गुड, वेरी गुड, ग्रेट 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 बच्चा लोग। तो एकदम पूरा ताकत लगाना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ 2 घंटा रुकता हूं और 2 दिन के बाद आता हूं, है ना? तो मेरा 2 घंटे का काम तुम्हारे अंदर इतना एनर्जी फूकना चाहिए कि वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक वो पूरा का पूरा तुम उसी लेवल के वर्कआउट करो। सैटरडे संडे तुम जान लगा के मेहनत करो। छुट्टी मिलता है किसी भी चीज का तो तुम सोचो कि सारा का सारा रिवीजन करना है। और यही सब चीज तुम्हें सोने के टाइम पे मेरा याद आना चाहिए कि सर ने क्या बोला था, कि जो बच्चा लास्ट मोमेंट तक, लास्ट डे तक लगा रहेगा वो पक्का सेलेक्ट होगा। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी खराब हुआ तो दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा। सोचो कि तुम्हारे पास कितने सारे अपॉर्चुनिटीज है अपने आप को प्रूव करने का, यार, है कि नहीं? मान लो एक बार तुम मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा अच्छा नहीं होता, सपोज दैट, आई होप कि तुम्हारा बहुत अच्छा हो और आई प्रे टू गॉड कि तुम्हारा बहुत अच्छा हो, लेकिन सपोज फिर तुम्हारे पास सेकंड अटेम्प्ट होगा वो सारी गलती को, मिस्टेक को खत्म करने का। और सबसे बड़ी बात कि अभी तुम्हारे पास इतना सारा टाइम मिल गया। कोविड आने के बाद तो जेई के बच्चों के लिए बहुत बड़ा वरदान है, जो ऐसे बच्चे हैं जो हमारी तरह हैं, जो कि इसी साल 12 दे रहे हैं। तो ये वरदान है बेटा। कोविड किसी के लिए हार्मफुल है, लेकिन तुम्हारे लिए वरदान है, जो कोचिंग नहीं पहले ज्वाइन किया, जो 12 क्लासरूम कोचिंग में नहीं था, या किसी भी कारणवश क्रैश कोर्स में आया है। तो बस जितना करवा रहा हूं उसको करो, जेई मेंस के पूरे क्वेश्चंस को करो, रिवीजन करो, और याद रखना कि पढ़ाई का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी तुम सर्वाइव करोगे अपने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, राइट? तो हम सब तैयार हैं और सारे बच्चे ने बिल्कुल बोल दिया एकदम हम लोग तैयार हैं, बहुत ही बढ़िया, 4 देंगे एकदम, ऐप के ऊपर आग ही लग रहा है। चलो, तो थैंक यू बच्चा लोग। ये सब बात अपन किस लिए करते हैं, ताकि तुम रियल में मेहनत करो। और मुझे लगता है कि ये सब बात बहुत सारे बच्चों को इफेक्ट करता है रियल में, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस पास्ट में आते रहते हैं कि सर इतना मेहनत करने के बाद हमने रात में 5 घंटे मेहनत कर लिया एक्स्ट्रा। तो वो सब चीज के चलते तुम्हें बोला जाता है। और जो बहुत अच्छा कर रहे हो, ऑल द बेस्ट। जो नहीं कर रहे हो वो आप करना शुरू करो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 3 ऑफ रोटेशनल डांस मोशन। लास्ट क्लास में हमने रोटेशनल मोशन के ऊपर बहुत ही बढ़िया सा चीज किया था, है ना? और लास्ट क्लास में हमने रोटेशनल मोशन को बहुत ही ज्यादा तरीके से पढ़ा भी था, समझा भी था। तो रोटेशनल मोशन में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, थोड़ा सा पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम के बारे में। आज उसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज प्योर रोलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में से एक होगा, और आज के क्लास से एक क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है तुम्हारे किसी भी पेपर में, आदर इट इज मेंस और एडवांस और दोनों में। यस सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे अपन एंगुलर मोमेंटम से, लेकिन इससे पहले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन की बात करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा वाला, क्योंकि आई का बात हमने खूब किया है। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। और इससे पहले छोटा सा चीज, रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करेंगे, और फिर स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बच्चों को पता नहीं क्यों परेशान करता है, लेकिन है ये बहुत ही आसान, और ये है रोलिंग मोशन, जिसको कि प्योर रोलिंग या फिर इम्प्योर रोलिंग के नाम से अपन समझते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले रेडियस ऑफ जायरेशन का। रेडियस ऑफ जायरेशन का एक्चुअल फिजिकल मीनिंग क्या है वो मैं बताता हूं। यहाँ पे तो कुछ कुछ लिख रखा है, इसको छोड़ो। जैसे सपोज करो कोई भी इस दुनिया में आर्बिट्री बॉडी है, कोई भी आर्बिट्री बॉडी है, रहने दो। अगर तुम्हें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अबाउट इस सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस बॉडी का पता है,
तो अगर मैं पूछूं कि इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है, इसका फिजिकल मतलब यह है कि इन सारे बॉडी को एक पॉइंट बॉडी बना दो और इसी एक्सिस से उसे किसी आर डिस्टेंस पे फिक्स कर दो, तब जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि सेम हो तो उस टाइम पे जो आर है इसी को अपन बोलते हैं के। ये एक फिजिकल मीनिंग है इसका कि किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ जाइरेशन का फिजिकली मतलब क्या है कि जो भी बॉडी है इन सारे मास को मिला के एक पॉइंट मास बना दो और इसी एक्सिस पे उस पॉइंट मास को उस डिस्टेंस पे रखो जिससे कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पहले था और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बाद में आया दोनों बराबर हो जाए, तो वो एक पर्टिकुलर रेडियस तुम निकाल पाओगे और उसी रेडियस को दुनिया वाला बोलता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। ओके सर, तब तो बहुत ही आसान है। अगर इसको गायरेशन भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन जायरेशन ही सही वर्ड है मेरे ख्याल से, तो अपन रेडियस ऑफ जायरेशन बोल रहे हैं, कुछ लोग गायरेशन भी बोलते रहते हैं, ठीक है। ओके, अब सुनिएगा ध्यान से। सपोज करो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक डिस्क है, सपोज करो वी हैव अ रिंग। ओके, रिंग का मास कितना है, m है, रेडियस कितना है, r है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I mr²। यही सिखाया है मैंने तुम्हें, हाँ सर। अब मैंने क्या बोला, इस सारे रिंग को क्या करो, एक पॉइंट मास मान लो, हाँ, और यही एक्सिस अभी भी है, हाँ, इस एक्सिस से किसी के डिस्टेंस पे इन सारे मास को मान के यहाँ पे पटक दो और इसको इसके अबाउट रोटेट करवाओ, टक 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 टक। तो एक मास अगर किसी एक्सिस से r डिस्टेंस पे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²। तो इसका रेडियस अगर k है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mk²। यानी कि ये वाला जो mk² है, अगर ये mk² ये mr² के बराबर हो जाए तो तुम क्या बोलोगे, ये जो k होगा उसी को अपन रेडियस ऑफ जाइरेशन बोलते हैं। mm खत्म, यहां से क्या हो गया, k = r। यानी कि रेडियस ऑफ जाइरेशन रिंग का क्या होता है, r के बराबर। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो वी हैव क्या स्फीयर, सपोज करो वी हैव सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, है ना, रेडियस ऑफ जाइरेशन बताओ। सॉलिड स्फीयर का रेडियस है r, मास है m और ये सॉलिड स्फीयर है। ठीक है सर, समझ में आया, ठीक है, सॉलिड है, समझ में आ गया सर। ओके, सॉलिड स्फीयर। अब इसका मैंने क्या पूछा तुमसे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जल्दी से बताओ। सॉलिड है, कम होगा मतलब 2/5, 2/3 और 2/5, है ना बेटा। तो सॉलिड स्फीयर है तो कम होगा, कैसे बताया मैंने, वहां टॉर्क वाले कॉन्सेप्ट से, 2/5 mr²। अब इसका मुझे रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इन सारे मासेस को क्या करूंगा, एक एक्सिस के डिस्टेंस पे रख दूंगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mk²। ये तो सिखाया, यानी कि ये वाला चीज तो फिक्स है सर कि टोटल मास और रेडियस ऑफ जाइरेशन के, तो mk² राइट साइड में तो ऑलवेज आएगा। और आपने बोला ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो तो इस के को ही क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो ये m से m हमेशा खत्म हो जाता है सर, तो यहाँ का k जो हो गया क्या, स्क्वायर उड़ाएंगे तो √2/5 हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, और ये हो जाएगा r। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अपन एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे, ध्यान रखना, k²/r²। ये काफी काम का रिजल्ट होता है, क्या k²/r², क्या k²/r²। तो बहुत बार ये यूज करूंगा मैं k²/r² का रेशियो। तो k²/r² का रेशियो इसके लिए होता है 2/5 का, है ना, बहुत बढ़िया। इसके लिए होता है k²/r² का वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। अच्छा, या k/r या फिर k²/r² का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। किसके लिए, रिंग के लिए। डिस्क के लिए निकालोगे तो क्या करोगे, mr²/2 mk² के बराबर हो जाएगा रेडियस ऑफ जाइरेशन। आई होप सब बच्चा समझ गया। फिजिकली कहीं भी किसी भी, जैसे रॉड का मान लो रेडियस ऑफ जाइरेशन बोलता है कोई, तो रॉड का किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना बेटा। रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जल्दी से बता दो। अगर एल लेंथ का रॉड है, m मास का, जल्दी से बताओ, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। पाठशाला वाले बच्चे जल्दी बोलिए, आपके पास माइक है, आप बोल सकते हो और मैं सुन भी सकता हूं, जल्दी बोलो। नहीं बोलोगे, हाँ, इंदौर पाठशाला माइक नहीं है, भोपाल पाठशाला माइक नहीं है, माइक ले लो सर को बोल के। बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, आप बोलिए ना कि रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। नहीं बोलोगे, ml²/12, ठीक है ना। याद रखना है, तुम लोग को फॉर्मूला ही याद नहीं है, खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं, बता रहा हूं, उठा उठा के घर फेंक दूंगा मैं। चलो इधर आ जाओ। ऐप के ऊपर रिस्पॉन्ड आ रहा है क्या, बहुत लेट रिस्पॉन्ड है। ऐप के ऊपर 3 बच्चों ने आंसर किया है, यस, सिमरजीत ने किया है, भूपेश ने किया है, निखिल ने किया है, और सबसे पहले जो ऐप के ऊपर आंसर किया है वो कौन है, वो सबसे पहले यस सिमरजीत ने ही किया था।
चलिए तो फटाफट क्विक रिस्पॉन्ड करेंगे। आप लोग फॉर्मूला याद नहीं रखो तो कैसे होगा। और इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है, मतलब ये सारे मास को क्या करना है, एक्सिस से किसी आर डिस्टेंस पे रख देना है। तो इसका क्या होगा, एम के स्क्वायर। ओके, एम से एम खत्म, आंसर क्या होगा के स्क्वायर का। के का आंसर क्या होगा रूट अंडर एल बाई 12, तो हो जाएगा एल बाई रूट अंडर 12 विद द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ क्या पूछ रहा हूं मैं, रॉड का अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर मैंने दे रखा है तो ये याद रखना है कि किसके अबाउट पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना, पता चला कुछ भी ले लिए। समझ में आया नहीं है? तो रेडियस ऑफ जाइरेशन के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दिया। अब इसको यूज करना देखते हैं। तो सब बच्चे आई होप, बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि मैंने बता दिया, और ये सारा कहानी लिख रखा हूं मैं, इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक, तो ये चीज को रीड करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि रेडियस ऑफ जाइरेशन का एक्चुअल में क्या है, रेडियस है। और रेडियस क्या होता है, लेंथ। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो मीटर या सेंटीमीटर में ही होगा। और मैंने वही किया है यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पे क्या किया, मान लो किसी का बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसी आई को किसके इक्वेट कर दिया, एम के स्क्वायर से। तो यहाँ से जो के आया वो क्या हो गया, आई बाय एम का रूट अंडर, यही लिखा हुआ है। यानी कि मैं बार बार आई लिख रहा था बाकी सब में, है ना, यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई ही तो किया हूँ, और इस आई को क्या कर दिया मैंने, एम के स्क्वायर। तो यहीं से इस के का वैल्यू आ गया आई बाय एम का रूट अंडर, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आई बाय एम का रूट अंडर जो होगा वो किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। ओके, मैं तो ये बोलता हूँ कि ये जो इसका जो फिजिकली मीनिंग है वो ये है, सारे मास को एक आर डिस्टेंस पे रख दो, तो वो जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ जाइरेशन। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सारे मासेस को अगर एक्सिस से फिक्स डिस्टेंस पे रखो, मतलब एक रिंग पे रख दो, तो जो वो रिंग का रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ जाइरेशन है, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि पार्टिकल अगर एक्स डिस्टेंस पे हो तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एक्स स्क्वायर, और अगर रिंग का रेडियस एक्स है तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, ये बोलने की बात है बस, इतना सा। ओके सर, समझ में आ गया, रेडियस ऑफ जाइरेशन आप यूज करने वाले हो इसीलिए बता दिया। अब बात कर रहे थे आप एंगुलर मोमेंटम के बारे में लास्ट क्लास में। सर आपने बताया था पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अलग होता है और रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अलग होता है। यस, ध्यान से देखना आप बेटे, अगर कोई पार्टिकल है और ये ओरिजिन है और इसके अबाउट तुम्हें इसका ये मास m है और v वेलोसिटी से ये जा रहा है इधर, ध्यान से देखना बेटा, और ये वाला रेडियस क्या है r, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इसके अबाउट वो भी तुम्हें पता है, और इसका एंगुलर मोमेंटम मैंने बताया था l एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वो होता है m r क्रॉस v। ये चीज मैंने खूब बताया तुम्हें, हाथ घुमाने के लिए भी बताया। r इधर है, v इधर है, तो किधर गया, अंदर, तो इसका एंगुलर मोमेंटम किधर होगा, अंदर की तरफ। बहुत बढ़िया। इसी चीज को एक और चीज बोल सकते हो, क्या सर, m से मल्टीप्लाई कर दो v को तो ये मोमेंटम हो जाएगा, तो इसी चीज को दुनिया वाला r क्रॉस p भी बोलता है। हाँ सर, और इसी चीज का स्केलर फॉर्म भी मैंने खूब बताया तुम्हें, क्या, अगर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा m v r sin थीटा, और उसके बाद मैंने क्या बताया, ये r sin थीटा को r परपेंडिकुलर लिखना सिखाया, तो फिर मैं बोला m v इंटू आर परपेंडिकुलर, फिर से इस साइन थीटा को v के साथ पुट किया, और फिर से कल क्या सिखाया था, एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर, और बताया था अगर ये थीटा 90 हो तो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर। ठीक, ये सारे तीन फॉर्मूला लास्ट क्लास में मैंने कवर किया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन, दिस इज अबाउट पॉइंट मास। ओके सर, एक और चीज आपने बताया था यहीं से, अगर ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा रख दो सर, आप अगर v इज इक्वल टू क्या क्या करो, आर ओमेगा रख दो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये जो सही कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा सर, ओमेगा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एम आर स्क्वायर क्या था, अभी तुरंत तो बताए जा रहे हो सर आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, आई ओमेगा, जो कि स्केलर फॉर्म में है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो स्केलर ही मानते हो तुम, लेकिन ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी होता है फॉर स्मॉल एंगुलर रोटेशंस, इस ओमेगा को अपन वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। और इसका डायरेक्शन भी मैंने खूब बताया था लास्ट क्लास में, हाथ घुमा घुमा के, जिधर रोटेट कर रहा है उधर राइट हैंड का फिंगर घुमाओ, जिधर थंब आया वो क्या हो जाएगा, ओमेगा का डायरेक्शन हो जाएगा। अल्फा का डायरेक्शन होगा ओमेगा का डायरेक्शन में यदि ओमेगा बढ़ रहा होगा, अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के अपोजिट में होगा जब ओमेगा घट रहा होगा। फैन का एग्जांपल देके लास्ट क्लास में मैंने बताया था। बोलो सब लोगों को क्लियर है तो हैंड रेज करो जल्दी से, और अगर अभी तक सब कुछ सबको क्लियर हो गया है ऐप के ऊपर तो जल्दी से क्विक थम्स अप करेंगे बेटा लोग, और एकदम आग साग लगा देंगे फटाफट से, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि एकदम मस्त मजा ले रहा है। बहुत बढ़िया, यस फैन एग्जांपल, वेरी गुड सचिन, बहुत बढ़िया। अब इसका वेक्टर फॉर्म मैंने बताया था, एल जो होगा वो क्या होगा, आई इंटू ओमेगा वेक्टर, आई इंटू ओमेगा वेक्टर। अब ओमेगा का डायरेक्शन मैंने तुम्हें सिखा दिया, हाथ घुमाने से आता है, राइट हैंड के फिंगर को रोटेट करते हैं वहां से ओमेगा आ जाता है। दिस इज अबाउट पॉइंट मास। अब क्वेश्चन बनता है कि रिजिड बॉडी में क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, और रिजिड बॉडी में मैं बात करता हूं कि रोलिंग मोशन होगा। सपोज करो रिजिड बॉडी में क्या हो रहा है, रोलिंग मोशन हो रहा है, मतलब कंबाइंड मोशन की आज अपन बात करेंगे, और फिर बात करेंगे कि कंबाइंड मोशन के केस में एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, और फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे।
राइट ना। तो अभी मैं पॉइंट मास बोल दिया तो एक दो क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं अपन, ठीक है। तो एक एक कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी थोड़ा सा टाइम लूंगा, इसके बाद बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं कंबाइंड मोशन पढ़ाना चाहता हूं, है ना, और कंबाइंड मोशन के बाद मैं पढ़ाना चाहता हूं तुम्हें ये सब। तो कंबाइंड, यस, यहां पे मैंने हेडिंग दिया है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। सबसे पहले मोशन ऑफ कंबाइंड मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंबाइंड मोशन? ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन, राइट ना। इसको डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले हैं अपन, लेकिन उससे भी पहले अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्या 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 एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं सर, जो कि आप कहां पे लिख रखे हो, कहां गया मेरा हेडिंग, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहां था अभी तक, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यस, ये तो अभी पढ़ ही सकते हैं तुरंत से। चलो जल्दी से देखते हैं। हाँ, अब बात है कंजर्वेशन। सबसे पहले मैंने कल एक और चीज बताया था कि एंगुलर मोमेंटम जो है डिनोटेड बाय एल। जिस तरीके से याद करो न्यूटन बाबा ने दिया कि अगर ये फोर्स है और इसके अंदर मोमेंटम में अगर चेंज करते हो तो फोर्स लगता है, तो फोर्स को तुमने बताया था डीपी बाई डी। इन सिमिलर फैशन यहां पे एक और चीज हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? जिस तरीके से फोर्स का रेट ऑफ चेंज हमें पैदा किया है, क्या मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज क्या दिया है? फोर्स। उसी तरीके से रोटेशनल मोशन के केस में एक चीज होता है, क्या? एंगुलर मोमेंटम, जो कि अभी पढ़ा हमने। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन भी हमारे पास। अच्छा, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन क्या बोलता है, ये भी देखते हैं अपन जोड़ा सा। ठीक, हाँ। अब बात क्या किसका कर रहा था मैं? रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि मैं यहां पे बताना शुरू किया हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं? रोटेशनल इक्विवेलेंट। जैसे किसी बॉडी के ऊपर मोमेंटम में जो चेंज होता है उसके चलते उसका रेट ऑफ चेंज फोर्स को जेनरेट करता है। इन सिमिलर फैशन अगर कोई बॉडी में एंगुलर मोमेंटम इसका चेंज होगा एल, तो इस एल का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो इस बॉडी को रोटेशनल इफेक्ट को बताने की कोशिश करता है। तो रोटेशनल इफेक्ट को बताने के लिए मैंने क्या बताया था? टॉर्क यूज करते हैं। और लीनियर इफेक्ट को बताने के लिए फोर्स यूज करते हैं। तो यहां पे क्या आएगा इसी तरीके से? सर फोर्स जो था वो क्या था? डीपी बाई डी टी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बताओ टॉर्क क्या होगा? बताओ टॉर्क क्या होगा? सर टॉर्क होगा डी एल बाई डी टी। क्या होगा? डी एल बाई डी टी। और यहां से तुरंत से तीन चीज पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, और दूसरा पढ़ेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और तीसरा चीज पढ़ेंगे एंगुलर इंपल्स। तीन चीज यहीं से जनरेट होता है। देखो एक छोटा सा फॉर्मूला से। हाँ सर, ये बात अगर हर एक बच्चा बिल्कुल मेरे साथ है, एक बार जल्दी से हैंड रेज करो और ऐप के ऊपर लिख दो यस सर, ये हमारे अंदर एकदम फील हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड, ग्रेट। तो सर आप यहां से तीन चीज बताओ सबसे पहले। तो आपका पहला हेडिंग क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन। तो एल को क्या लिखते हैं सर? आई ओमेगा लिखते हैं। हाँ सर, तो लिख दो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, अभी तुरंत सिखाया है मैंने। हाँ सर, तो ये हो जाएगा डी इंटू आई इंटू ओमेगा। बहुत बढ़िया। तो ओमेगा और यहाँ पे आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी बॉडी का। सपोज कर लो कि अभी मैं फिक्स मानता हूं, है ना, किसी एक्सिस के बॉडी तो लिखोगे, तो आई तो किसी एक्सिस के फिक्स होगा हमारा, तो आई फिक्स है, और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? dt। तो ये आई हो जाएगा बाहर और ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई dt। और डी ओमेगा बाई dt क्या होता है जल्दी से बता दो सर? ये तो अल्फा होता है। जैसे dv बाई dt क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होगा? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा? आई अल्फा। एक और नया फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क का दो फॉर्मूला हमने सीखा, एक टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा where alpha is the angular acceleration और I is the moment of inertia, और दूसरा चीज हमने देखा क्या? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्चुअल में रोटेशन बच्चों को थोड़ा सा परेशान इसलिए भी करता है, इसका हर एक चीज का दो दो फॉर्मूला मैं बता दूं। एक बता दिया क्या? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और दूसरा मैं क्या बता रखा हूं जल्दी से बताओ? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। फिर से देखो, अभी तुरंत एंगुलर मोमेंटम में भी दो फॉर्मूला सिखा दिया अभी तुरंत हमने। हाँ सर, एक तो बता दिया क्या? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, और दूसरा क्या बता दिया? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू आर क्रॉस बी। हाँ, यानी कि ये दो फॉर्मूला यहाँ पे भी है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम का भी दो फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू एम आर क्रॉस बी और एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। वेक्टर फॉर्म में भी स्केलर फॉर्म में भी सब चीज हमने क्लियर कर लिया है। दो चीज समझ लिया। अगला चीज यहाँ से एक और चीज समझते हैं। अब समझते हैं
कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा के ऊपर जो क्वेश्चंस बनेगा इसका पूरा का पूरा एक्सपेंशन करेंगे, टेंशन मत लो, पूरा डिटेल करेंगे। अभी कुछ फॉर्मूलाज तुम्हें दे रहा हूं, टूल्स एंड टेक्निक डेवलप करवा रहा हूं, जिससे कि न्यूमेरिकल को अप्रोच करेंगे अपन, राइट ना बेटा। तो 2-3 फॉर्मूला जनरेट किया, 2-3 और जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब आप बात करना चाह रहे थे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जिस तरीके से आपने बताया था सर कि अगर ये P जो है वो कांस्टेंट हो जाए तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो फोर्स एक्सटर्नल जो होगा वो क्या होगा, जीरो। इसी को तुमने क्या बोला था, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जिसको कि मैं MCP बोला करता था, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। बोलो क्या सब लोग समझ रहे हो? हाँ सर, आपने बिल्कुल यही बोला था कि जिस तरीके से नेट फोर्स मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो तो फोर्स जीरो होगा। इसका मतलब यहीं से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या फिर मैं इसे बोलता हूं मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल आता है क्या, इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो तो मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब कंजर्व, कंजर्व का मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होगा वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि ये मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में है अगर फोर्स एक्सटर्नल जीरो। यही से जनरेट कर दिया था हमने तुरंत, और इसी को हमने मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल बढ़ा दिया था तुम्हें। इन सिमिलर फैशन व्हाट आई कैन राइट हियर, आई कैन राइट द टॉर्क इज गिवन बाय dl/dt। यस, अब मैं बोलूं कि अगर ये जो L है वो कांस्टेंट हो जाए, इसका मतलब नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। बस इसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्या है इसका डेफिनेशन, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो। अगर टॉर्क एक्सटर्नल जो है वो जीरो हो जाए तो ये क्या इंप्लॉय करता है, इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होगा बॉडी का वो कंजर्व होगा या फिर कांस्टेंट होगा। इसी को अपन बोलते हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। मैं इसे बोलता हूं AMCP। कुछ लोग इसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, COLM भी बोलते हैं, लेकिन मैं इसे AMCP बोलता हूं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। कुछ लोग इसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। ओके, बहुत बढ़िया बात है सर। तो अब देखो ध्यान से याद करके यहां पे समझो, अगर टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चा यहां पे मिस करता है, टॉर्क एक्सटर्नल जीरो का क्या मतलब है, टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो नहीं, जिस पॉइंट के अबाउट जीरो होगा उसी पॉइंट के अबाउट तुम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हो, क्योंकि पॉइंट तो बॉडी में हजारों होंगे, है कि नहीं यार। हो सकता है किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो लेकिन किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो ना हो। समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी बोल रहा हूं। टॉर्क जीरो का एक्चुअल मतलब क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा उसी पॉइंट और उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। यानी कि यहां पे ये बात समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो किसी एक्सिस के अबाउट होगा या किसी पॉइंट के अबाउट होगा। समझ रहे हो, या तो किसी एक्सिस के अबाउट होगा या तो किसी पॉइंट के अबाउट होगा। तो जिस एक्सिस और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क एक्सटर्नल जीरो हो उसी एक्सिस और उसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चा आंख बंद करके सुन लेता है टॉर्क एक्सटर्नल जीरो, ढूंढता रहता है, अरे कहां ढूंढ रहे हो सकता है किसी एक ही पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो, बाकी किसी भी के अबाउट टॉर्क जीरो हो ही ना। ऐसा होता है, हमेशा होता है, अभी मैं दिखाने वाला हूं, मजा ही आ जाएगा तुम्हें। और वो पॉइंट तुमने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और तुम सोच रहे हो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने का। या फिर मैंने क्या किया, मैंने पूछा कि क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल चलेगा, और मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि पॉइंट कौन सा है और वो क्या है, किसके अबाउट तुम्हें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन निकालना है। तो तुम आंख बंद करके बोल दोगे हाँ चलेगा, लेकिन मैं तुरंत से कोई दूसरा पॉइंट दिखा सकता हूं जिसके अबाउट टॉर्क जीरो नहीं, तो तुम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वहां पे नहीं लगा सकते। क्या ये बात हर एक बच्चा को समझ में आ गया है? तो हैंड रेज करेंगे कि जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है उसके पॉइंट के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए। क्या क्लियर है हर एक बच्चे को? तो ऐप के ऊपर, और अगर सारे पाठशाला में क्लियर है तो एक क्विक रिप्लाई करेंगे, थम्स अप करेंगे और जल्दी से फटाफट से हैंड रेज करेंगे। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अब हम देखने वाले हैं। वेरी गुड, ग्रेट बच्चा लोग, बहुत बढ़िया। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन था जो आपने बताया। अब एंगुलर मोमेंटम तो बहुत तरीके से हो सकता है सर। यस, एक तो आई ओमेगा हो सकता है और एक MVR हो सकता है। MVR मतलब जब थीटा 90 डिग्री हो जाए सर। यस, तो अब देखना ध्यान से, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल का ढेर सारा एप्लीकेशंस करने वाले हैं। तो यहां से क्या क्या हो सकता है जरा इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो पहला एंगुलर मोमेंटम, सपोज करो किसी बॉडी का तुमने लिखा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और वो लिख दिया MVR, मान लो थीटा 90 है। तो दूसरा हो सकता है ये MVR इनिशियल इज इक्वल टू MVR फाइनल लिखो,
या MVR इनिशियल इज इक्वल टू आई ओमेगा फाइनल लिखो। ओ भाई ये भी हो सकता है क्या? यस। और यहां पे बच्चे को दिक्कत होता है, इधर MVR होगा और इधर ओमेगा पूछ देगा। तुम्हें ये दोनों लिखना है क्योंकि ये दोनों तो होता है यार एंगुलर मोमेंटम। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। या फिर तुमसे क्या पूछ सकता है, आई ओमेगा इनिशियल लिखवा लेगा कोई और फाइनल में MVR लिखवा लेगा। हाँ ये भी हो सकता है। और बाकी जनरल केस में तो तुम्हें पता ही है MVR इनिशियल इज इक्वल टू MVR फाइनल, आई ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई ओमेगा फाइनल। लेकिन ये भी दोनों चीजों को ख्याल रखेंगे कि ये भी होता है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ही तो है आई ओमेगा और MVR। थीटा अगर 90 डिग्री है, जनरल केस डिस्कस कर रहा हूं, बाकी स्पेशल केस का ढेर सारा क्वेश्चन मैं खुद ही ले रहा हूं। ठीक, क्लियर? तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है? इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम और बॉडी इज जीरो अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम और बॉडी। दो चीज मैं बोल रहा हूं बार बार, एक सिस्टम भी बोल रहा हूं, बॉडी भी बोल रहा हूं। हो सकता है एक ही बॉडी के ऊपर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना हो सकता है 2-3 बॉडी का मिक्सचर और सिस्टम के बारे में बात करना शुरू कर दिया हो, है ना? तो याद रखना क्या बोल रहा है वो। तो उस सब का एंगुलर मोमेंटम के लिए उस सब का टॉर्क देखना पड़ेगा। ओके, तो इसके ऊपर जेई को ये इतना पसंद है ना भाई कि शायद ही ऐसा कोई साल हो जो इसके ऊपर क्वेश्चन ना हो किसी न किसी फॉर्म में। एडवांस में, मेंस में, हर एक साल लगभग इसके ऊपर और प्योर रोलिंग के ऊपर क्वेश्चन रहता ही रहता है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, राइट? तो देखेंगे इसके ऊपर अभी ढेर सारा चीज। चलिए शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं स्टार्ट लेता हूं। चलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन करवा देता हूं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन मान लो, सुनना ध्यान से क्वेश्चंस को और पेन कॉपी निकाल के तैयार हो जाओ। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। सपोज कर लो एक सेमी सर्कुलर डिस्क रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। सपोज करो यहां से इसके जस्ट सामने मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया। ध्यान से देखना बेटा, यहां से इसके सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, यहां से इसके सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, खपाच। ठीक, बहुत बढ़िया। इसका रेडियस है सपोज कर लो r, इसका रेडियस है सपोज कर लो r। ओके, अब सुनना क्वेश्चंस को क्या है। इसका मास कितना है? स्मॉल m है। इसका मास कितना है? स्मॉल m है। दोनों का मास स्मॉल m है। अब सुनना, यह आया और इससे टकराया और ये रोटेट करने लगा। अब मैंने यहां पे इसको इस तरीके से बनाया कि ये रोटेट करेगा सिर्फ अपने इसी एक्सिस के अबाउट। मतलब सेमी सर्कुलर रिंग कैन स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट पॉइंट ओ। ये सिर्फ इसी पॉइंट के अबाउट ऐसे 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 रोटेट कर सकता है। समझ गए ना? मैं यहां पे ठोका टक, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा और कुछ भी नहीं है। ये क्या कर सकता है? ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है। ऐसा मैंने फिक्स कर रखा है, ऐसा सिस्टम बना रखा है मैंने। गेटिंग ना? तो मैं लिखता हूं सेमी सर्कुलर रिंग स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस ओ। तो इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये तुम्हें मैंने बता दिया। अब अगला एक और लाइन है इस क्वेश्चन में, देखना। ये जो पार्टिकल है, ये जो टकराया है, इसका भी कुछ बताओ सर। तो इस पार्टिकल के बारे में अब मैं बोलता हूं। पार्टिकल मान लेता हूं P, पार्टिकल P comes to rest with respect to semicircular ring, and semicircular ring starts rotating about O. Find the angular velocity of सेमी सर्कुलर रिंग। क्वेश्चन अगर सबको क्लियर है तो एक बार जल्दी से हाथ खड़ा कर दो और फटाफट से बता दो सर क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ऐप के ऊपर भी मैं समझ गया हूं कि अगर पाठशाला में 10 बच्चे 7-8 बच्चे का क्लियर है तो सबका क्लियर होगा, है ना? 7-8 में एक भी बच्चा अगर हाथ नहीं खड़ा करता तो मैं दोबारा बोल देता। चलिए क्वेश्चन क्लियर है, पेन चलाइए जल्दी से और आंसर कीजिए जल्दी से। आपके पास मैंने टाइमर लगा दिया है और टाइमर चल रहा है आपके लिए बेटा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं बस चेक करना चाहता हूं क्या सारे लोग पेन चलाने के लिए तैयार हैं? सब लोगों का दिमाग वैसा ही चल रहा है जैसा मैं चाहता हूं? यस सर, बच्चों ने एकदम हाथ खड़ा कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। ऐप के ऊपर भी एकदम मजा ही आ रहा है। खुशी बहुत अच्छा कर रही है, सचिन, अभिषेक, वाह ग्रेट 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 यार। श्रेयांश, चिराग, स्पर्श भी अच्छा कर रहा है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। मोहम्मद यासिर खान फिर से, ये सारे वो बच्चे हैं जो हमेशा क्लास करते हैं। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन एक बार और सर। ओके, क्वेश्चन ये है कि ये पार्टिकल आया और इससे टकराया। ओके, फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ, ये लैंग्वेज है। पार्टिकल P comes to rest with respect to the semicircular ring और
इसका भी मास m है, रेडियस r है। अच्छा रेडियस यहाँ पे स्मॉल r लिख दिया, परेशान मत होना तुम लोग, ये रेडियस r है तो r ही है, ठीक है। और यहां से ये पार्टिकल जस्ट इसके सामने आया था। ये सेमी सर्कुलर रिंग इस तरीके से बना हुआ है कि ये रोटेट तो करेगा लेकिन ओ के अबाउट ही रोटेट करेगा टकराने के बाद। क्वेश्चन क्लियर है? मैंने पूछा बताओ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा किसका, इस सेमी सर्कुलर रिंग का। तो क्वेश्चन भी मैंने दोबारा से बोल दिया है और बच्चे सारे पेन चलाने में तैयार हैं और टाइमर भी चल रहा है। तो मैं टाइमर को ब्लॉक करूं या तुम लोग शुरुआत करने के लिए इंतजार कर रहे हो मेरा? किसी का आंसर आ रहा है तो जल्दी से रिप्लाई करेंगे। नहीं सोच पा रहे हो क्या? v/r, श्रेयांश बोल रहा है v/r, नहीं 2v/r। चलो अब मैं अटेम्प्ट करता हूं, ठीक है, काफी टाइम दे दिया मैंने। चलो ठीक है, कोई नहीं, सीखने के लिए आए हैं, पहला क्वेश्चन है, चलो अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। पहले तो ये समझो कि इसका मतलब क्या है। पार्टिकल पी कम्स टू रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेमी सर्कुलर, नहीं इसका क्या मतलब है, कोई बता पाओगे? इसका एक्चुअल मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहा है ये स्टेटमेंट? ये बोलना ये चाह रहा है कि ये रुक गया, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में रुका? सेमी सर्कुलर रिंग के रिस्पेक्ट में रुका। इसका मतलब ये वही कर रहा है जो सेमी सर्कुलर रिंग कर रहा है, तभी उसको ही रुका हुआ दिख रहा है। देख रहे हो ना, तुम बस में चल रहे हो और तेरा जो फेलो पैसेंजर है, तेरा भाई है, बहन है, कोई भी है, तुम ऐसे देख रहे हो और वो तुम्हें हमेशा अपने बगल में बैठा हुआ दिखता है या दिखती है, उसका जो पोजीशन है वो चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब वो रेस्ट पे है। तुम बस में हो तो तुम्हें वो रेस्ट पे दिख रहा है क्योंकि तेरे रिस्पेक्ट में वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर बस के नीचे कोई बंदा हो और वो बस में बैठे वाले आदमी को देखे तो वो तो भाई मूव कर रहा होगा ना यार, आगे पीछे इधर उधर। हाँ सर, तो मैंने क्या बोला, ये टकराने के बाद ये रोटेट करेगा, लेकिन इसे ये दिख रहा है रेस्ट पे, इसका मतलब ये भी पक्का इसी के साथ चिपक चुका है और ये भी रोटेट कर रहा है इसी के साथ, ये रुक नहीं गया है। इसका रोटेशन जो होगा वो उसी ओमेगा से होगा जिस ओमेगा से ये रोटेट कर रहा होगा, तभी इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे दिख रहा है। बात आया समझ में क्या बोल दिया मैंने? यानी कि वो पार्टिकल जो था वो आके स्टिक टुगेदर हो गया है, ये क्वेश्चन वाला बताना चाह रहा था। और नाचना भी शुरू कर दिया वैसे ही जैसे कि वो सेमी सर्कुलर रिंग रोटेट कर रहा है। क्या ये फिजिक्स हर एक बच्चे को क्लियर हो चुका है कि हाँ ये तो बहुत ही कॉमन सा चीज है? क्लियर हो गया? यस सर, चलिए ग्रेट। अब बात करते हैं क्या, अब देखो ध्यान से, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारे लिए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल कैसे लगेगा। अब देखो क्या हुआ, ये आया और टकराया खूब, तो इसने धक्का दिया होगा ना यार ऊपर, हाँ, तो मोमेंटम में चेंज आया ना, हाँ, तो उसका जो चेंज आया तो फोर्स लगा ऊपर, हाँ, तो यहां पे एक नया चीज क्रिएट हो गया, फोर्स। और फोर्स क्रिएट हो गया और इतने डिस्टेंस पे लग रहा है क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू टॉर्क, यानी कि ओ पॉइंट के अबाउट एक इंपल्सिव टॉर्क जनरेट हुआ यहां पे। क्या ये चीज समझ में आया तुम लोग? टकराने के चलते मोमेंटम चेंज हुआ मतलब फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, यही हमने सीखा है। तो ये एक इंपल्सिव टॉर्क क्रिएट किया है ओके अबाउट, लेकिन अगर इसको और रिंग को मैं एक सिस्टम मान लूं, इसका जो टॉर्क होगा आर क्रॉस एफ वो आगे की तुम्हारी तरफ होगा, और इतना ही टॉर्क इस बॉल के ऊपर भी तो लगाया होगा भाई, एक्शन रिएक्शन फोर्स की तरफ। तो अगर मैं इसको ही सिस्टम मान लूं दोनों को, तो ये जो इंपल्स का टॉर्क है वो जीरो हो जाएगा ओके अबाउट, क्योंकि ये टॉर्क नचाएगा ऊपर और ये इधर, और दोनों इंपल्सिव टॉर्क अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ बराबर होंगे सर। तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा सिस्टम के ऊपर अबाउट ओ, सर जीरो हो जाएगा। यानी कि ओ पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं। ये हमें पता चला कब, इनिशियल और फाइनल दोनों टाइम पे लगा सकते हैं, टकराने से जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन टकराने से जस्ट पहले ये यहीं पे होगा और इसका एंगुलर मोमेंटम भी जीरो होगा, नहीं सॉरी, ये कोई टॉर्क ही नहीं पैदा कर रहा होगा, और टकराने के टाइम पे क्या हुआ, दोनों एंगुलर इंपल्स जनरेट हुआ जिसके चलते एंगुलर टॉर्क आया, और वो भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट किया। इसका मतलब कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो होगा वो ओ के अबाउट वो जीरो है, ये बात हमें समझ में आया।
इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अपन लगा पाएंगे कहां पे, अबाउट ओ। ये चीज तुम्हें समझना है, ये तभी से सिखा रहा था मैं, ये क्यों ढूंढना इंपॉर्टेंट। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, क्या ये नाच रहा है, क्या ये चल रहा है, नहीं, ये नाच रहा है और चल रहा है कितने से, लेट इट बी वी से, किसी से तो दोगे ना वेलोसिटी, लिखना भूल गया शुरुआत में, ठीक है ना, कुछ भी मान भी सकते थे तुम लोग। तो ये mv एक लीनियर मोमेंटम है और ये पोजीशन r है, ये लीनियर मोमेंटम और r के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी कि mv और ये जो r है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियल होगा वो होगा mvr। बोलो मजा आया तुम लोगों को, और इसका कुछ है ही नहीं। अब फाइनली क्या हो गया, ये भी रोटेट कर रहा है और ये भी रोटेट कर रहा है, तो मैं लिख देता हूं I1 प्लस I2, और ये भी ओमेगा से और ये भी ओमेगा से, यही ओमेगा निकालना है। I1 किसका, इसका, तो ये एक मास है जो कि r रेडियस पे एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये हो जाएगा mr²। बहुत मजा आया। और एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है, बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जल्दी से बताओ कोई भी बच्चा। सेमी सर्कुलर रिंग का मास m है, रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अबाउट ओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जल्दी बताओ। नहीं बता पाओगे, अरे भोपाल पाठशाला, इंदौर पाठशाला, कोलकाता पाठशाला, कोई भी नहीं बोल पा रहे हो ऐप के ऊपर, कोई बताओ। एक सेमी सर्कुलर रिंग का मास m है और रेडियस r है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया o के अबाउट क्या होगा। यस, ऐप के ऊपर आंसर बहुत तगड़ा तरीके से आ रहा है, लगभग सबने आंसर कर दिया है, mr² ही होगा सर। भाई पाठशाला वाले क्या कर रहे हो, खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं तुम लोगों का, 2 घंटे खड़ा करवा दूंगा मैं तुम्हारे को क्लास में ही, पता है, फिर खड़े होकर क्लास लेना, मजा ही आ जाएगा ठंड में। अरे कल इतना बताया, सब खा पी के चटनी बना दिए, धज्जी उड़ा दिया तुमने फिजिक्स का तो। अरे इतना बताया ना परसों तो यार, ओ भाई साहब गजब है, गजब है यार, गजब है। अबे इतना बताया कि ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो, कैसा भी हो, यदि मास m है और सेंटर के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा और रेडियस r है, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही होता है, चाहे शेप कैसा भी हो, डजंट मैटर। अरे यही बताया था कल, बोलो टॉर्क को क्यों बताया था, तुम लोग क्लास नहीं करते हो क्या। जब मन किया चलो चलते हैं, भोज है, 2-4 रसगुल्ला मिल जाएगा, 1-2 जलेबी, खुश होके आ जाएंगे। ऐसे नहीं होगा बेटा, खून पसीना जलाना पड़ेगा और पुराना चीज याद रखना पड़ेगा, तब होगा। यस सर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²। ये चीज आधा टाइम बच्चे परेशान होते हैं कि सेमी सर्कुलर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² कैसे हो गया, ये लास्ट क्लास में क्लियर किया था बेटा। ठीक, क्लियर हुआ सबको, अब तो बता दो हाँ या ना, ठीक है। इंदौर पाठशाला, भोपाल पाठशाला, ओके। चलिए याद रखो, तुम लोग याद रखो क्या कर रहे हो। तो ये I1 तो ये r इसी के अबाउट होगा तो mr², और ये सेमी सर्कुलर रिंग का भी mr², तो 2mr² लिख दिया आपने, और इनटू ओमेगा, ये ओमेगा निकालना था, निकल गया, ये लो आंसर सर। m से m खत्म हो गया, एक r से r खत्म हो गया, और आंसर आया v/2r, और तुम सारे गलत हो, v/2r किसी ने नहीं बोला था। देखो क्या किया मैंने, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल का एक छोटा सा क्वेश्चन बता दिया, v/2r, स्पर्श चंद्रा ने बोला है आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्या बहुत सारे हैं यार, ये देख लो एक बार, जरा सा मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं थोड़ा सा नीचे लाके, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। कहां पे, कहां पे, अच्छा स्लीपिंग वगैरह के बारे में बात कर दिया है, थोड़ा सा रुक जाओ। ये सारे क्वेश्चंस एंगुलर मोमेंटम कंजर, जैसे ये मान लो एआई में पूछा, जेई मेंस का क्वेश्चन है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन एकदम से रेंडमली यही दिख गया इसलिए बता रहा हूं। ये जेई मेंस 2016 में पूछा था, जेई मेंस का ही पहले नाम है एआई 6 में, और क्वेश्चन क्या है देखो जरा सा, बोल रहा है थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक रिंग है बेटा, हाँ सर, और ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, किससे, अपने सेंटर के अबाउट, किसने से, ओमेगा से, बहुत बढ़िया। फिर क्या बोला, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास m are attached gently to the opposite ends of the diameter of the ring। तो यहां पे भी और यहां पे भी क्या किया, दो मास को अटैच कर दिया, एक कैपिटल एम ही है, हाँ ये भी कैपिटल एम, ये भी कैपिटल एम। फिर क्या बोल रहा है, द रिंग नाउ रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश। तो अब क्या पूछ दिया इसने, तो बहुत आसान चीज पूछ दिया सर, खुद सोचो। जेंटली वर्ड का बहुत ही बढ़िया सा मतलब है, कोई एक रिंग था रोटेट किया जा रहा था,
रोटेट किया जा रहा था, अपने आप स्मूथ सरफेस पे रोटेट कर रहा था, कोई टॉर्क पैदा नहीं हो रहा होगा। mg होगा तो mg का फोर्स सेंटर के अबाउट जितना ऊपर लग रहा होगा उतना ही नीचे लग रहा होगा, तो पूरा का पूरा सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इनिशियल जो होगा वो चेंज ही नहीं कर रहा होगा। ठीक, फाइनली क्या हुआ, तुमने जेंटली रखा, चुपचाप ऐसे उठाया और जाके टुका ऐसे छोड़ दिया, मतलब धक्का नहीं दिया तुमने, कहने का मतलब छोड़ दिया, तो हुआ क्या, इसका mg लगने लगा नीचे, इसका mg अगर नीचे लग रहा है तो r के डिस्टेंस पे r इंटू mg, r क्रॉस f नाम का टॉर्क लगा दिया ओके अबाउट, लेकिन इसका भी तो mg लगेगा, हाँ सर इसका mg लगेगा, इसका मतलब इसका भी टॉर्क इसके अबाउट, इसका टॉर्क भी ओके अबाउट कैंसिल आउट कर देगा। ये चीज बार बार आइडेंटिफाई करवा रहा हूं मैं कि जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सोच रहे हो उस पॉइंट के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना चाहिए, क्योंकि ये सोचे बिना अगर तुम एंगुलर मोमेंटम निकालने लगे तो भाई हो गया, निपट गए अपन तो, है कि नहीं, क्योंकि कंजर्वेशन प्रिंसिपल बोलता क्या है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क जहां पे 0 होगा उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। इस सिस्टम का किसी और पॉइंट के अबाउट तुम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा ही नहीं सकते, ओ को छोड़ के, ओ के अबाउट किसी और पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि टॉर्क आ जाएगा mg का किसी न किसी अबाउट। क्या ये बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को, क्या बोल रहा हूं मैं, कि कहां पे टॉर्क 0 है, कैसे एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, अगर ये क्लियर है तो आंसर देखो कैसे आया। शुरुआत में ये m मास का रिंग था सर और r रेडियस का है और ये रोटेट कर रहा था, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो o के अबाउट होगा वो क्या होगा, i ओमेगा, i कितना होता है mr² इंटू ओमेगा। शुरुआत का कहानी खत्म हो गया। अब क्या किया तुमने, ये रिंग जो रोटेट कर रहा है ये इसका मास स्मॉल m है यार, गलती मत करो, यस इसका मास स्मॉल m है, गलती होने की चांसेस क्रिएट मत करो, स्मॉल m है। किसने बोला क्या कि स्मॉल m का क्या है, रिंग है, mr² इंटू ओमेगा, हो गया खत्म। फाइनली ये एक नए ओमेगा से रोटेट करेगा और जब इस मास को उठा के वहां पे जेंटली रख दिए हो तो वो भी रोटेट करने लगा, क्या वो उतने ही से रोटेट करेगा जितने से रिंग रोटेट कर रहा होगा फाइनली, हाँ सर, यानी कि तीनों जो मास दो रखा और वो जो रिंग है वो तीनों अपने अपने एंगुलर मोमेंटम से रोटेट करने लगेगा, लेकिन वो तीनों एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो सेम होगा उसके अबाउट, क्योंकि जेंटली प्लेस किया तो वो स्लिप लिप नहीं हो रहा है, क्वेश्चन वालों ने बोला प्लेस किया और वो एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो इसका m क्या होगा, कैपिटल M इंटू r², हाँ ये भी ओमेगा डैश से, इसका क्या होगा प्लस कैपिटल M इंटू r², ये भी ओमेगा डैश से, और इसका क्या होगा प्लस mr², ये भी किससे, ओमेगा डैश से। ओमेगा डैश लो निकाल लो जल्दी से फटाफट, ओमेगा डैश कितना निकल गया जल्दी से बताओ, mr² हो गया 2mr², तो ये क्या हो गया m इंटू कैपिटल r² इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2m, ओके, और यहाँ पे प्लस स्मॉल m और इंटू क्या करोगे r², ये हो गया आंसर। लो इससे ये खत्म, आंसर आ गया m ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज द फाइनल आंसर। देखो किधर है, चौथा नंबर आ गया है ना, डी आंसर आ गया ना भाई लोग, क्लियर है, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल फील कर रहे हो, समझ रहे हो, मजा आ रहा है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। डी आंसर ऐप के ऊपर भी आ गया बहुत सारों का, यार ऐप के ऊपर बच्चे घर में बैठ के बहुत कम देख रहे हो, पटना, रांची और जनकपुरी वाले कितने बच्चे हैं जल्दी से लिखो PRJ, क्योंकि पटना, रांची और जनकपुरी में बच्चे भरे पड़े रहते थे क्लास में और ऐप के ऊपर उतना रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है तुम लोगों का, पिताजी से मिलना पड़ेगा क्या यार, क्लास नहीं कर रहे होते हो तुम लोग, यस पटना वाले पे, जनकपुरी वाले जी, गोरखपुर वाले जी, जे और जी अलग होता है ध्यान रखना, और जयपुर अभी सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है भाई, पटना का 4 बच्चा मिला है, 5 बच्चा मिला पटना का, जयपुर का ही ज्यादा, गोरखपुर 3 बच्चा मिल गया है मुझे, रांची का 1 बच्चा, रांची वाले को कॉल करवाना बहुत जरूरी हो गया है यार, पुणे में वैसे भी पॉपुलेशन थोड़ा सा था लेकिन फिर भी पुणे का 2 बच्चा तो मिल ही गया है, गोरखपुर में 4 मिल गया, सबसे ज्यादा आजकल जनकपुरी आ रहा है भाई, गोरखपुरी, इलाहाबाद तो मिल ही नहीं रहा यार, इलाहाबाद कहाँ चला गया भोज खाने, इलाहाबाद लखनऊ तुम सारे भरे रहते थे, आजकल कहाँ चले गए हो, सारे के पिताजी को आज कॉल करवाना पड़ेगा यार, दिक्कत हो रही है, क्लास क्यों नहीं कर रहे हो बे तुम लोग, फोकट में पैसा आता है क्या, फीस दे दिए हो गया पढ़ाई, हाँ बोलो, नालायक सब कहीं के, क्लास ही नहीं करोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा बे। श्रेयांश बोल रहा है गोरखपुर से सिर्फ मैं 4 बार कमेंट किया हूं, वो 4 नहीं है सर, बहुत मजेदार बेटा। चलो कोई बात नहीं है, तो श्रेयांश बहुत बढ़िया, और प्रयागराज वाले बच्चे 2-3 ही है बस, साक्षी बोल रही है मैं हूं सर,
सचिन बोल रहा है मैं भी हूँ। बहुत बढ़िया, लेकिन देखो ना यार क्या हालत है, ये नालायक लोग क्लास ही नहीं करेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा यार इनका। पिताजी का पैसा फोकट में था, दे दिया, अब घर बैठे हुए हैं, पता नहीं ठंड में कम्बल ओढ़ के कान में तेल लेके सो गए हैं लग रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है इन लोगों को यार। चलो जनकपुरी अभी फिर से डोमिनेटिंग ही है, और जनकपुरी के बाद कोई नहीं है नंबर में, सबसे ज्यादा जनकपुरी ही क्लास कर रहा है। चलो आ जाओ बच्चों इधर। तो यहाँ पे ये वाला चीज हमने समझ लिया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल समझ लिया। अब आप एक और चीज बताना चाह रहे थे सर एंगुलर इंपल्स के बारे में, लेकिन एक दो क्वेश्चन और करवा दो तब थोड़ा सा मजा आएगा, है ना। एक दो क्वेश्चन देखो तो। हाँ ये भी एक जेई मेंस में 2013 में पूछा है क्वेश्चन, जरा देख लेते हैं इसको भी। देखो जल्दी से फटाफट, क्विक रिस्पॉन्ड करो जल्दी से, पेन चलाओ फटाफट। क्या बोल रहा है? A hoop of radius r and mass m is rotating with an angular velocity omega naught is placed on a rough horizontal surface. The initial velocity of the center of the hoop is 0. What will be the velocity of the center of the hoop when it ceases to slip? इसको जानते हो क्या मतलब हुआ? ये क्वेश्चन जेई ने कम से कम ना 5 बार पूछा है, अलग अलग नामकरण करके। इस बार हुप बोल दिया, अगले बार कुछ और बोल देगा, अगले बार कुछ और बोल देगा, अगले बार कुछ और बोल देगा। एक बार जेई ने पूछा है, अभी रिसेंटली जेई एडवांस में क्वेश्चन आया बिल्कुल एज इट इज, एक बार मैं बोल देता हूं क्या था क्वेश्चन। एक डिस्क था, डिस्क, यही क्वेश्चन डिस्क के ऊपर पूछ दिया। बोला एक डिस्क है, बहुत मजा आया, क्या है? डिस्क है, और डिस्क को रोटेट कर दिया इसने, टक 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 टक, एक एक्सिस दिया और रोटेट कर रहा है, टक 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 टक। और इसको क्या किया? उठा के रख दिया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो रोटेट कर रहा है तो क्या होगा? रोटेशन करना स्टार्ट करेगा। बोलो हाँ है ना। तो जैसे ही तो यहाँ पे स्मूथ सरफेस था या फिर एक्सिस लग के, तुम ऐसे ही घर में करते थे ना, एक व्हील ले लो और ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे रिंग को नचा दो नचा दो नचा दो ढेर सारा, और ऐसे उठा के और रख दो, ऐसा ही किया इसने, ठीक। और जैसे ही यहाँ से रखा तो इसके आगे इसने क्या रख रखा है? एक फ्रिक्शनल सरफेस रख रखा है, फ्रिक्शन डाल दिया। सेम क्वेश्चन पूछा है जेई ने, देखो, और एक नहीं बार पूछ रहा है, अरे यार बता रहा हूँ कम से कम 5 बार पूछा है, बता रहा हूँ यही कॉन्सेप्ट। हाँ बार बार चीजें चेंज करके थोड़ा थोड़ा। अब मान लो ओमेगा से रोटेट कर दिया, इसका रेडियस आर है, और मान लो ये डिस्क है या स्फीयर है या कुछ भी है, कुछ भी पूछ सकता है क्या? हाँ एक बार डिस्क पूछ दिया, अगली बार स्फीयर पूछ दिया, अगली बार कुछ और पूछ देगा, कुछ और पूछ देगा, है ना। मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, मान लो कुछ भी पूछ रहा है। अब क्या हुआ? सॉलिड स्फीयर है, ऐसे रिंग को रोटेट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा और m से, और मास इसका m है, इसको क्या किया? फ्रिक्शन सरफेस पर रख दिया, फ्रिक्शन सरफेस पर रखा। अब क्या होगा? अब क्या होगा जल्दी से देखो, जैसे ही आएगा फ्रिक्शन सरफेस पर खपाच, जैसे ही ये करेगा खपाच, तो अब क्या होगा भाई लोग? जल्दी बताओ क्या होगा भाई लोग? इसको मैंने कर दिया कॉपी और इसको ले आया यहाँ पे। अब जैसे ही फ्रिक्शन सरफेस पर आएगा, ये फ्रिक्शन गाना गाएगा, चल मेरे साथ। लेकिन ये नाचना शुरू कर रखा है, तो ये वाला पॉइंट क्या करेगा? पीछे रोटेट कर रहा है, तो फ्रिक्शन वाला इस पॉइंट का जो रिलेटिव मोशन होगा उसे रोकने की कोशिश करेगा। तो ये पॉइंट पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की तरफ। ये बात क्या तुम्हें समझ में आ गया कि फ्रिक्शन आगे लगेगा? क्योंकि इसका टेंडेंसी है स्लीपिंग का, इस पॉइंट पे ये पीछे जाएगा। हाँ सर, तो फ्रिक्शन इसे रोकने के लिए आगे लगने लगेगा। जैसे ही फ्रिक्शन आगे लगने लगेगा, इस सिस्टम को लगेगा कि आज तक तो हमारे ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगाया था लीनियर डायरेक्शन में, अब हमारे पास एक फोर्स आ गया फ्रिक्शन, तो मैं क्या करूंगा? F बराबर ma लगा दूंगा। तो ये जो बॉडी है इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जनरेट हो जाएगा ड्यू टू दिस फ्रिक्शन। इसके ऊपर एक्सेलरेशन आएगा, और ड्यू टू दिस फ्रिक्शन एक्सेलरेशन के चलते थोड़ी देर के बाद लीनियर वेलोसिटी भी आएगा, और ये वेलोसिटी बढ़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन का एक्सेलरेशन आ गया। वाह बहुत ही बढ़िया। अभी तक क्या था? सिर्फ ये नाच रहा था ओमेगा से। अब क्या हुआ? फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन से एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आया, इसका वेलोसिटी भी आ गया सर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उधर वेलोसिटी आता है, यही आज तक हम पढ़े। लेकिन इस एक्सेलरेशन को किसने जन्म दिया? फ्रिक्शन ने। अब क्या होगा? ये फ्रिक्शन का एक टॉर्क भी आएगा सर, R क्रॉस F, किधर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस ओमेगा के अपोजिट में। तो ये ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है, इसको ये एंगुलर एक्सेलरेशन रिटार्डेशन से क्या करेगा? रोकेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या होगा? ये ओमेगा कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे इसका ओमेगा घट के एक नया ओमेगा पे आ जाएगा, लेट इट बी ओमेगा डैश। और धीरे धीरे क्या होगा? ये फ्रिक्शन जो है वो इसको एक्सेलरेट करेगा, मतलब अब इस बॉडी में जो कि पहले सिर्फ नाच रहा था, अब वो चलेगा भी और नाचेगा भी। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? दोनों काम शुरू हो गया, चलना भी और नाचना भी। बहुत ही बढ़िया। अब क्या होगा?
अब एक टाइम आएगा जब ये जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है और ये जो ओमेगा है, इसमें एक ऐसा रिलेशन होल्ड करेगा जो कि मैं अभी बताऊंगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये मैं बताऊंगा अभी डिटेल में, डोंट वरी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा के बराबर हो जाए अगर किसी समय में, हो ही सकता है ना यार, हो तो सकता है ओमेगा घट रहा है, v बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा हो सकता है कि v सेंटर ऑफ मास इसके r और ओमेगा डैश के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है सर। जिस टाइम पे ये वाला केस क्रिएट होगा उस टाइम पे इस पॉइंट का हालत क्या होगा, जरा उसे विजुअलाइज करते हैं। उस पॉइंट पे इस पॉइंट का वेलोसिटी आगे हो जाएगा vcm, क्योंकि ये सारा का सारा वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी से चलेगा, ये मैं अभी बताऊंगा। तो सारा का सारा वेलोसिटी उसी से चलता है जिससे सेंटर ऑफ मास चलता है। तो इस पॉइंट पे दो वेलोसिटी, एक तो आगे जा रहा है और सारा बॉडी आगे जा रहा है v सेंटर ऑफ मास से, तो ये भी जाएगा v सेंटर ऑफ मास से, और एक रोटेट करेगा पीछे किससे, r ओमेगा से। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा डैश, और मैंने बोला vcm और r ओमेगा डैश दोनों बराबर होगा, यानी कि इस पॉइंट का जो नेट वेलोसिटी होगा, नेट वेलोसिटी जो इस p पॉइंट का होगा जिसे अपन कांटेक्ट पॉइंट बोलते हैं, वो क्या होगा, vcm माइनस r ओमेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। और मैंने अभी क्या बता दिया, ये vcm r ओमेगा डैश के बराबर है, यानी कि ये क्या हो गया, 0। यानी कि कांटेक्ट पॉइंट में कोई भी स्लिपिंग अब फील नहीं करेगा। कांटेक्ट पॉइंट जो है वो इसको घिसेगा नहीं, जो पहले पहले घिस रहा था, पीछे घिस रहा था ना, क्यों, क्योंकि ये ओमेगा था ज्यादा, r ओमेगा ज्यादा था, हाँ सर, और vcm था ही नहीं कुछ भी आगे की तरफ, इसीलिए ये घिसने के चलते क्या किया, फ्रिक्शन आगे लगा दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज कर लो, देखो पूरा प्योर रोलिंग पढ़ा रहा हूं अभी मैं, कंबाइंड मोशन शुरुआत कर दिया हूं मैं, ध्यान से देखो एक बढ़िया क्वेश्चन से। अब सपोज करो एक फिजिकल एनालिसिस देखते हैं। सपोज करो तुम कार चला रहे हो और सामने एकदम से कोई आ जाए, सपोज करो तुम सिटी में कार चला रहे हो, 80 सिटी में बहुत खतरनाक है स्पीड है, एकदम से कुछ भी हो जाता है, कोई गली से कोई भी निकल के आ गया है कि नहीं। तो मेन सिटी में 80-100 का स्पीड में तुम कार चला रहे हो, कोई इमरजेंसी है सपोज कर लो, है ना। जैसे कि मैं ऑफलाइन क्लासेस जब ले रहा होता था ना, तो मैं अक्सर लेट होने का डर रहता था मुझे ट्रैफिक में, और मैं 10 किलोमीटर ट्रेवल करके जाता था, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती थी दिल्ली में। तो मैं जैसे चला रहा हूँ कार, तो एकदम दिमाग में रहता था कि मुझे क्लास एकदम 10 PM पे है, तो मैं जल्दी से 5-7-10 मिनट पहले क्लास में पहुंचूं, जिससे सारा कुछ सेटल हो जाए। तो तेज चला रहा था कार। तो एक बार क्या हुआ ना, वो कोचिंग के जस्ट सामने बड़ी सी रोड थी, और रोड के इस साइड में मैं कार चला रहा था, और वहां ना बहुत सारे बच्चे रहते थे हॉस्टल्स में ऐसे ही। तो लोग पैदल, बच्चे वैसे भी कोचिंग के जस्ट सामने घर वाले छोड़ते थे, वो तो बच्चे एक तरफ छोड़ देता था, कोचिंग उस साइड था, और मुझे रेड लाइट से यूटर्न लेके आना होता था। तो जैसे ही वो, और उसके जस्ट पीछे एक और रेड लाइट था और कोचिंग ही था, तो मैं एकदम से रेड लाइट से जैसे ही निकला, तो ऐसे ही स्पीड बहुत ज्यादा थी, एकदम से तुरंत से एक्सीलेटर दबाया था मैंने तेज, ऑल्दो स्पीड 60-70 ही होगा, लेकिन वो रेड लाइट के तुरंत बाद था, तो बहुत ही ज्यादा हो गया। और वो बच्ची मेरे ही क्लास की एक बच्ची थी, और वो एकदम, हुआ क्या, मेरे पैरेलल में दो कार चल रही थी, और ये कार के जस्ट आगे में वो बच्ची आई, तो ये कार वाला स्लो किया, और मैं उसके जस्ट पीछे एकदम सा चिपका हुआ, और वो बच्ची बिल्कुल मेरे सामने और मैं पीछे है। भाई वो जो सीन है ना, मुझे एकदम याद ही करवा देता है पूरा। और मैंने एकदम बहुत तेज ब्रेक लगाया था, और फिर उसे मैं क्लास में डांटा, अभी क्या होता भाई, कितने एक्सीडेंट करवाती तुम्हारे चक्कर में। तो हुआ क्या, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि कार का तभी ना लीनियर मोमेंटम था कार का बहुत ज्यादा, और रोटेशन भी था व्हील में। तो जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया, तो आवाज आया बहुत ही तेज, चिंग करता हुआ रोड पे, एकदम थोड़ा देर एकदम से स्लिप करता हुआ, बहुत तेज आवाज होता है, तुम लोग ऐसा फील भी किए होगे, ऐसे साइकिल में ही लगाओ, बाइक में ही लगाओ, तो एकदम से ऐसा होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, कार ने क्या किया, वो जो रोटेशन था उसे ब्लॉक कर दिया। कार ने इतना ही किया भाई, कार ने कार का वो जो व्हील है उसका एंगुलर मोमेंट, जो एंगुलर रोटेशन था उसको ब्लॉक किया, लेकिन कार में मोमेंटम जो था उसे उसने ब्लॉक ही नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, लीनियर मोमेंटम के चलते वो और ज्यादा आगे गया, मतलब दिस इज द काइंड ऑफ स्लिपिंग, ये स्लिप किया चक्का, वहां पे रोटेशन कम हो गया लेकिन ट्रांसलेशन कम ही नहीं हुआ। तो ट्रांसलेशन VCM ज्यादा था और ओमेगा कम हो गया, तो दिस इज स्लिपिंग, यहां पे स्लिप हुआ वो चक्का पे। उस टाइम पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा बताओ, उस टाइम पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, ओमेगा कम है और VCM ज्यादा है, तो वेलोसिटी ज्यादा होने के चलते फ्रिक्शन पीछे लग रहा था। ये एक तरीके का स्लिपिंग है जिसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग।
जिसमें कि फ्रिक्शन पीछे लगता है। और ये जो एग्जांपल मैं बताया जा रहा हूं, ये किसका एग्जांपल बता रहा हूं? जैसे सपोज करो तुम हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो और बारिश वारिश हो गई और जाम लग गया 5 किलोमीटर का। अक्सर ऐसे जाम मिल जाता है जनरली लोगों को। तो लोग ना वो जो फुटपाथ के बगल में छोटा छोटा रोड होता है ना, जिसमें पानी वानी लगा रहता है, मिट्टी का रहता है, कीचड़, उधर लोग चलने लगते हैं सर्विस लेन में। तो तुम्हारा कार फंस गया सपोज कर लो। गांव वाले तो बहुत ही अच्छे से फील कर सकते हैं इसको। गांव में मैंने देखा है काफी ट्रैक्टर्स वगैरह ऐसे जो फील्ड वगैरह में तुम्हारा जो खेत वेत होता है उसमें चलने लगे तो क्या होता है, एकदम से एक ही जगह पे रोटेट करने लगता है व्हील। और समटाइम्स कभी तुम देखो कोई कार फंस गया तो एक्सीलेटर दे रहा होता है, वो थोड़ा सा ऊपर जाता है और व्हील बहुत तेजी से रोटेट कर रहा होता है कि नहीं? तो उस टाइम पे क्या होता है, ओमेगा बहुत ज्यादा होता है लेकिन लीनियर वेलोसिटी उसे नहीं मिल पाता। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, यही हो रहा है। देखो ओमेगा बहुत ज्यादा है और ये वेलोसिटी यहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं बच पाता है, क्योंकि कीचड़ में ऐसा हो गया, कुछ पानी वानी आ गया तो फ्रिक्शन इसे मिल ही नहीं पाता। तो तुम इस पे सैंड वैंड कुछ डालते हो या ईटा विटा डालते हो जिससे कि तुम्हारे व्हील को फ्रिक्शन मिले और वो आगे चला जाए। तो इस टाइम पे आगे कौन ले जा रहा होता है इसे? फ्रिक्शन फोर्स ही ले जा रहा होता है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ बैकवर्ड स्लिपिंग। तो स्लिपिंग दो तरीके का होता है। कौन? एक तो बैकवर्ड स्लिपिंग, उस टाइम पे फ्रिक्शन किधर लगता है, आगे। और एक फॉरवर्ड स्लिपिंग, उस टाइम पे फ्रिक्शन किधर लगता है, पीछे। जब बैकवर्ड स्लिपिंग होता है तो आर ओमेगा ग्रेटर होता है VCM से। अच्छा, और दूसरा क्या बताया दिया मैंने, इस केस में फ्रिक्शन किधर लगता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इसको क्या बोलते हो तुम? इसको बोलते हो कि ये स्लिप कर रहा है पीछे की तरफ, बैकवर्ड स्लिपिंग है सर। ये एक टाइम कैसा होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था, VCM इज ग्रेटर देन आर ओमेगा होगा। तो VCM क्या होगा, ज्यादा होगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। इसको क्या करोगे, फॉरवर्ड स्लिपिंग। यानी कि स्लिपिंग का दो केस समझा दिया सर आपने तो दो एग्जांपल के थ्रू। यस। और स्लिपिंग होने के बाद क्या होता है, थोड़े देर के बाद इस फ्रिक्शन के चलते एक टॉर्क आता है जिससे ओमेगा घटता है, और इस फ्रिक्शन के चलते एक्सेलरेशन आता है जिससे कि VCM आता है। तो एक नया सिचुएशन क्रिएट होता है जिस टाइम पे VCM आर ओमेगा के बराबर हो जाता है, और इस टाइम के बाद कोई स्लिपिंग अकर नहीं कर रहा होता, ये प्रॉपर रोलिंग करने लगता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट पोर्शन पे फ्रिक्शन फोर्स ही खत्म हो जाता है, रिक्वायर्ड ही नहीं फ्रिक्शन का। और फ्रिक्शन तब लगता है जब स्लिप करने का टेंडेंसी हो, घिस रहा हो, रिलेटिव मोशन हो, तो रिलेटिव मोशन ही ब्लॉक हो जाता है। इसका मतलब कि V रिलेटिव जो होगा किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये अगर जीरो हो जाए तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। यानी कि प्योर रोलिंग एक ऐसा फिजिकल कंडीशन है बॉडी का जिस टाइम पे इस कांटेक्ट पॉइंट का जो नेट वेलोसिटी होता है वो उतना ही होता है जितना ग्राउंड का होता है। इसीलिए कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल ग्राउंड के वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। इसीलिए मैंने यहां पे बोला कि V रिलेटिव जो है कांटेक्ट पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो जीरो है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे क्या है, फिक्स्ड ग्राउंड है, तो ग्राउंड का वेलोसिटी जीरो है, तो कांटेक्ट पॉइंट का भी वेलोसिटी जीरो हो गया, और कांटेक्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी VCM माइनस आर ओमेगा, इसलिए जीरो हुआ क्योंकि दोनों बराबर है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग से पहले दो तरीके का कंडीशन अचीव हो सकता है, और उसे अपन क्या समझ सकते हैं, जल्दी से बोलो। एक तो स्लिपिंग फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड स्लिपिंग। इसका मतलब ये जो अभी क्वेश्चन दिया उसमें इस सिचुएशन का विजुअलाइजेशन करवा रहा था, इसीलिए थोड़ा सा फिजिक्स को समझाना पड़ गया। तो मैंने सोचा इसका फायदा उठा लेता हूं तुरंत से, और इतना बता दिया तो बच्चों को मैं कंबाइंड मोशन की तरफ लेके क्यों ना चला जाऊं। तो मैं पढ़ा क्या रहा हूं सर? सर आपने तो कंबाइंड मोशन और स्लीपिंग सब बता दिया अभी। यस, तो अभी अपन पढ़ रहे हैं क्या, जल्दी से देखेंगे बेटा। क्या 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 कंबाइंड मोशन किधर गया, हेडिंग तो रखा था मैंने, कहां गया, जल्दी से ढूंढो। कंबाइंड मोशन का हेडिंग नहीं है, कोई बात नहीं है, तो मैं यहीं पे पटक देता हूं, चलो ठीक है। और सर आपने ये दो क्वेश्चंस करवा दिए, ये करवा दिया, और अब आप पढ़ाने वाले हो कंबाइंड मोशन, यानी कि कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन, ये पढ़ाना चाहते हो। कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। अच्छा, यानी कि रोलिंग मोशन को हम कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन से समझ सकते हैं। अब यार ये तो हो गया कुछ और लिखा हुआ, तो इसको अपन बाद में कर लेते हैं, ठीक है। या फिर अभी थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, ये लेता नहीं है, ट्रांसलेशन में LN लिख देता हूं, और रोटेशन, हाँ चलो ठीक है, अब ठीक हो गया सर, बहुत बढ़िया।
कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन की बात आप कर रहे हो सर। अब जरा ध्यान से देखना मेरा बात, ये कंबाइंड मोशन की जब आप बात कर रहे हो ना सर, किसकी बात कर रहे हो, कंबाइंड मोशन की जब आप बात कर रहे हो, तो इसका मतलब कि ये जो बॉडी है आपका, ये बॉडी दो तरीके का मोशन कर सकता है सर। एक तो मोशन आपने बताया है तुरंत से, क्या बताया है जल्दी से देखते चलेंगे फटाफट आप लोग। इसको अपन दो तरीके से समझ सकते हैं। कंबाइंड मोशन का मतलब मान लो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर रहा है और मान लो ये VCM से चल भी रहा था। यानी कि ये जो कंबाइंड मोशन की बात मैं कर रहा हूं उसको मैं दो तरीके से इंडिविजुअली समझ सकता हूं। एक कि सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी को प्योर रोटेशनल मोशन दे दूं, प्योर रोटेशनल मोशन, और एक सिर्फ और सिर्फ बॉडी को प्योर ट्रांसलेशनल मोशन दे दूं। अब सर हमें पता ही नहीं है रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन का एक्चुअल मतलब क्या है। रोटेशनल मोशन का एक्चुअल मतलब है कि कोई भी बॉडी प्योर रोटेशनल है, मतलब ये चल ही नहीं रहा होगा, इसका मतलब ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिर्फ ओमेगा से नाच रहा है, और ये बॉडी नाच नहीं रहा, सिर्फ चल रहा है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वो कितना है, VCM। तो ट्रांसलेशनल मोशन का डेफिनेशन है कि ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी मूव्स विद द सेम वेलोसिटी। यानी कि अगर ये VCM से चल रहा होगा तो ये भी VCM से चल रहा होगा, 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 ये भी VCM से चल रहा होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन। तो अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, व्हाट डज इट मीन, इट मींस ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी मूव्स विद द सेम वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है। तो ट्रांसलेशनल मोशन का डेफिनेशन क्या है कि वेलोसिटी जो होगा बॉडी का वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बाद आउट होगा, और हर एक बॉडी इसी वेलोसिटी से चल रहा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, इट मींस इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ओके सर, अब यहां पे अगर मैंने बोला कि ये प्योर रोटेशनल मोशन है, तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के बाद ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इस पॉइंट का क्या होगा सर, इस पॉइंट का देख लेते हैं क्या होगा। इस पॉइंट पे पीछे की तरफ V बराबर R ओमेगा लग रहा होगा, और कुछ लग रहा होगा नहीं। इस पॉइंट पे आगे की तरफ V बराबर R ओमेगा लग रहा होगा, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ R ओमेगा लग रहा होगा, और इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ R ओमेगा लग रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ रोटेट कर रहा है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि प्योर कंबाइंड मोशन की बात मैं कर रहा हूं, किसका, कंबाइंड मोशन का। तो कंबाइंड मोशन में बॉडी ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों मोशन कर रहा होता है। इसको हम दो इंडिविजुअल तरीके से समझ सकते हैं, मतलब दिस can be understood with the help of two different physical analysis in which one of them has pure rotational motion about the center of mass and another is translational motion of the body and the velocity of center of mass is VCM। इन दोनों को जब मिला दोगे तो ये एक सिस्टम बनेगा जिसे कि अपन कंबाइंड मोशन समझ रहे होंगे। तो अब हमेशा यही करना है, दोनों को अलग करके फिर जोड़ देना है और कहानी सब खत्म हो जाएगा। तो जरा देखते हैं अब क्या होगा। इसका मतलब अब मैं किसी पॉइंट की बात करता हूं, अब मैं इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिलाने के बाद मेरा फोटो बन गया ऐसा। हाँ सर, अब आपने अभी बताया है तुरंत से सर कि इन दोनों को मिलाया, यानी कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट के पास दो तरीके का वेलोसिटी है, एक VCM है, एक R ओमेगा है, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो दोनों को ऐड कर दो, एक ट्रांसलेशन के चलते हैं और एक रोटेशनल के चलते हैं। जब ये कॉन्टेक्ट पॉइंट को देखा तो VCM आगे है और R ओमेगा पीछे है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो इसको दो तरीके से समझाओ सर आप, एक तो आप लिखो VCM टॉप मोस्ट पॉइंट पे आगे है और R ओमेगा भी आगे है, इस पॉइंट पे कॉन्टेक्ट पॉइंट पे VCM आगे है और R ओमेगा पीछे है। अब ये जो चीज है ना, ये किसी न किसी सरफेस पे होगा। हाँ सर, मान लो ये ग्राउंड पे है, मान लो ये ग्राउंड पे है, मान लो ये ग्राउंड पे है, बहुत बढ़िया, मजा आया था। मान लो ये ग्राउंड पे है, हाँ सर, पहले भी ये कहां था, ग्राउंड पे था। ओके, तो ग्राउंड का वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितना है, 0 है मान लो। हाँ सर, रुका हुआ है ग्राउंड, अभी मैं चलाऊंगा अभी ग्राउंड को, टेंशन मत लो। ओके, तो अब तुम ये बोलोगे कि ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ये एक ग्राउंड के ऊपर बैठा है। कांटेक्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी है ऊपर वाले का और ग्राउंड का जो वेलोसिटी है दोनों निकालो। तो कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी निकाल रहे हो तो तुम आगे वाले VCM में से R ओमेगा को घटा दिए हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्राउंड का वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो मैं बोलता हूं V रिलेटिव निकालो। तो V रिलेटिव क्या, वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड निकालो तो क्या आ जाएगा सर, ये यही आ जाएगा VCM माइनस R ओमेगा। और अब ध्यान से देखो, मैंने बताया है कि प्योर रोलिंग और स्लिपिंग में बस यही अंतर होता है। प्योर रोलिंग में V रिलेटिव जो होता है इस कांटेक्ट पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस
वो 0 होता है, तभी बॉडी प्योर रोल करता है। और अदरवाइज या तो ये v रिलेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 कुछ भी हो सकता है। ये दोनों केसेस स्लीपिंग को बताता है। किसे बताता है? स्लीपिंग को। तो सर आपने एक ऐसा चीज बताया है कि जब भी कोई दो बॉडी, कैसा भी क्वेश्चन आएगा यही समझना है, जब भी कोई दो बॉडी क्या करेगा, जल्दी से बताओ क्या करेगा, अपने कांटेक्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। यानी कि प्योर रोलिंग का कंडीशन v बराबर आर ओमेगा नहीं होता, याद रखना। आधे बच्चे तुम लोग यही रट के आते हो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगा देंगे, a इज इक्वल टू आर अल्फा लग देंगे, हो जाएगा रोलिंग। नहीं 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 नहीं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा और v इज इक्वल टू आई अल्फा से रोलिंग नहीं होगा, नहीं होगा। ये सिर्फ एक केस में लगता है जो आज तक तुम देखे हो, जेई केसेस चेंज भी करती है। तो तुम्हें रोलिंग का एक बेसिक डेफिनेशन समझना है, और वो ये है कि कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू जो भी सरफेस पे होगा, वो अगर 0 हो तब ही बॉडी प्योर रोल करता है। और इसी को अपन प्योर रोलिंग के कॉन्सेप्ट से समझेंगे। इसी को अपन बोलते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। यानी कि बॉडी जब प्योर रोल कर रहा होगा तब हमेशा तुम्हें याद रखना है v रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू द कांटेक्ट पॉइंट, विद रिस्पेक्ट v रिलेटिव ऑफ कांटेक्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो 0 होगा, तब तुम बोलोगे कि ये प्योर रोलिंग किया। लेकिन जब सीधा सरफेस है और ग्राउंड है, उस टाइम पे ये जब 0 होता है तो VCM आर ओमेगा के बराबर होता है। ये एक स्पेशल केस है, सिर्फ एक ही जगह लगता है, तब जबकि ग्राउंड के ऊपर रोलिंग हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अभी मैं एक कार चला दूंगा और कार के ऊपर रोल करने लगूंगा, एक प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी दे दूंगा, आगे रोलिंग कराने लगूंगा, पीछे प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी दे दूंगा, आगे उसके ऊपर एक और प्लेटफॉर्म लगा दूंगा और बीच में रोलिंग करवा दूंगा। ये तो मेरे हाथ में है क्वेश्चन को कैसे भी फ्रेम करना। समझ रहे हो ना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो तुम्हें प्योर रोलिंग का एक्चुअल डेफिनेशन क्या समझना है कि कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी जो नेट है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू द कांटेक्ट सरफेस जो भी है, वो अगर 0 हो तभी बॉडी प्योर रोल करता है, अदरवाइज तो स्लीपिंग होता है। तो यहां पे आया ये 0 है, इसका मतलब VCM जो है वो आर ओमेगा के बराबर आया सर। इसीलिए तुम बोलते हो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। नहीं 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 नहीं, हमेशा नहीं, ये एक ही बार आया। दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग एवरी टाइम एवरीवेयर। अच्छा, अब इसी को डिफरेंशिएट मारेंगे तो क्या होगा? v का डिफरेंशिएशन होगा एक्सेलरेशन ऑफ ACM, और r बाहर और d ओमेगा बाई dt क्या होगा? अल्फा। तो ये दोनों कंडीशन मैंने कहां पे निकाया है कि प्योर रोलिंग का ये दोनों कंडीशन है। और इस टाइम पे क्या होता है सर? इस टाइम पे मजा आता है। कैसा मजा? ऐसा मजा जो कि आपने अभी बताया कि ऐसे दो केसेस में स्लीपिंग होगा। इन दोनों केसेस में हमें दिख रहा है कि कांटेक्ट का जो वेलोसिटी है ये वाला और ग्राउंड का जो वेलोसिटी है वो बराबर नहीं है सर, तभी तो VCM और आर ओमेगा ज्यादा है। बोलो, बात आ रही है समझ में? इसीलिए दिस इज द कंडीशन फॉर स्लीपिंग। लेकिन अब अंतिम समय में क्या हुआ? जब VCM आर ओमेगा के बराबर हो गया तो कांटेक्ट पॉइंट का रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 हुआ, तभी ये VCM माइनस आर ओमेगा बराबर 0, देयरफॉर VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा हो गया। और इस टाइम पे क्या हुआ? प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया। जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाता है तो क्या फ्रिक्शन बॉडी के ऊपर लगता है? क्या फ्रिक्शन बॉडी के ऊपर लगता है? आंसर करो, यस या नो। जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाता है तो बॉडी के ऊपर क्या फ्रिक्शन लगता है? यस या नो? बोल दो। यस वाले हाथ खड़ा करो, नो वाले हाथ खड़ा करो। चलो नो वाले, हाँ आपने नो बोला था। भोपाल इंदौर पाठशाला को डाउट है कि जब बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग करता है तब फ्रिक्शन लगता है या नहीं लगता है? देखो, इस पॉइंट पे कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा है, ये स्लिप ही नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा भैया? फ्रिक्शन क्यों लगेगा? कांटेक्ट पॉइंट पे कोई स्लिपिंग ही नहीं है, कांटेक्ट पॉइंट ऑलवेज रेस्ट पे होता है, इसीलिए तो इसके ऊपर ये कोई नेट वेलोसिटी नहीं है सर इसका, जितना इधर उतना ही पीछे, यानी कि कांटेक्ट पॉइंट ऑलवेज रेस्ट पे होता है। प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है? कांटेक्ट पॉइंट ऑलवेज रेस्ट पे होता है। इसीलिए तुम बोलते हो ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे
इसीलिए तो ये रेस्ट पे है, तभी तो ग्राउंड भी रेस्ट पे है, तभी तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। हाँ सर, क्योंकि ग्राउंड चल ही नहीं रहा भाई और कांटेक्ट पॉइंट चलता, तब भी रिलेटिव जीरो होता क्या? भी रिलेटिव जीरो कब होता है? जब तुम किसी चीज को जो देख रहे हो उसका भी वेलोसिटी वही हो जो तेरा हो, तभी तो तुम बोलते हो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। बोलो बोलो बोलो। तुम खड़े हो, तुम्हारा दोस्त भी खड़ा है, तो बोलते हो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। तुम कार में बैठ जाते हो तो तेरा दोस्त भी कार में है, वो भी उतनी से जा रहा है जितनी से तुम जा रहे हो, दोनों का वेलोसिटी है लेकिन दोनों का वेलोसिटी सेम है, तब तुम बोलते हो भी रिलेटिव जीरो है। बोलो क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो कांटेक्ट पॉइंट तो ग्राउंड था, ग्राउंड चल ही नहीं रहा था, ग्राउंड का वेलोसिटी जीरो था, और तुमने बोला भी रिलेटिव जीरो है। इसका मतलब इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट इज ऑलवेज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑन विच द रोलिंग विल अकर। अब ये लाइन मैं क्यों बोल रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस, सीधा ग्राउंड क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि अभी तुरंत मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करने वाला हूं जिसमें कि मैं तुम्हें ये महसूस और फील कराने वाला हूं कि बेटा हमेशा जरूरी नहीं है कि कांटेक्ट पॉइंट रुका हो, समटाइम्स कांटेक्ट पॉइंट एक ऐसा भी हो सकता है। ये क्या कर रहे हो सर? हाँ, समटाइम्स कांटेक्ट पॉइंट बेटा ऐसा भी हो सकता है। हाँ सर, एक प्लेटफॉर्म जो कि किसी भी वेलोसिटी से चल रहा हो, इस v का वैल्यू दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, हो सकता है इसके ऊपर प्योर रोलिंग पूछ दूं और बोलूं कि ये इधर चल रहा है मान लो ओमेगा से, ऐसा भी होता है क्या? हाँ खूब होता है, अभी दिखाएंगे ना। एक ये कंडीशन में क्रिएट कर सकता हूं अभी तुरंत, एक दूसरा क्रिएट कर सकता हूं कंडीशन कि ये इधर जा रहा है 10 से, इसके ऊपर भी एक बॉडी है भाई, हाँ हाँ, ये जा रहा है इधर 20 से मान लो, अच्छा कितने से? 20 मीटर पर सेकेंड से मान लो, और ये नाच रहा है ऐसे, ओमेगा का बताओ वैल्यू कितना होगा जिससे कि ना इस पॉइंट पे स्लीपिंग हो ना इस पॉइंट पे स्लीपिंग हो। ये सारे क्वेश्चंस बनाने वाला हूं अभी तुरंत। तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? सर ने एक ही चीज बताया है कि कांटेक्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा और जो इसका होगा, इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो अगर जीरो होगा तभी प्योर रोलिंग होता है। देखो अब अगर मैं तुम्हें बताता v बराबर आर ओमेगा होता है कंडीशन, तब तो ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाते तुम, तब तो ये क्वेश्चन तुम कर ही नहीं पाते ऐसे ऐसे, जो कि जहां पे जब करवा रहा होता है स्लीपिंग, किसी मूविंग बॉडी के ऊपर भी तो रोलिंग हो सकता है यार। बोलो तो ये सब क्वेश्चन कैसे होता है फिर? इन क्वेश्चंस के लिए ही मैं तुम्हें ये बता रहा हूं तभी से कि कांटेक्ट पॉइंट जो होता है वो रेस्ट पे होता है। तो अब इन सब का जो अभी तक बताया इसका समरी करता हूं, फिर क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो बच्चा लोग अगर अरे हिमांशु बच्चा बोल रहा है कि सर आपने बताया नहीं कि v बराबर आर ओमेगा कैसे होता है। ये क्या बताया भैया? जब v रिलेटिव कांटेक्ट पॉइंट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जीरो होगा, यानी कि कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी में से ग्राउंड का वेलोसिटी घटा दिया मैंने, यही तो किया अभी तुरंत। यहां पे क्या कर रहा था मैं? v कांटेक्ट पॉइंट निकाला, v ग्राउंड निकाला, इसका रिलेटिव निकाला, v कांटेक्ट माइनस v ग्राउंड, और मैंने फिर ये क्या निकला? vc माइनस vr। और अब क्या बोल रहा हूं कि जब प्योर रोलिंग होगा तो उसका कंडीशन है कि ये कांटेक्ट पॉइंट का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा उस फ्लो सरफेस के रिस्पेक्ट में जिस पे ये है वो जीरो होना चाहिए। तो इस केस में ये जीरो हुआ तो VCM आर ओमेगा के बराबर आ गया। इस केस में, ये एक पर्टिकुलर केस में जिसमें कि ग्राउंड के ऊपर रोलिंग हो रहा है कि नहीं? तो ये भी हमें समझ में आ गया कि V बराबर ओमेगा इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, इट इज नॉट ऑलवेज वैलिड। व्हाट इज ऑलवेज वैलिड इज V relative of the contact point with respect to ground is zero. This is the condition for pure rolling which is always valid. बोलो क्या बात सबको एकदम समझ में आ रही है? जो मैं बता रहा हूं एकदम प्योर रोलिंग का जो मैं फील देना चाह रहा हूं, क्या तुम्हारे पास पहुंच रहा है? तो हाथ खड़ा करो जल्दी से। अगर जो महसूस मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं वो तुम सब समझ रहे हो तो ओके ग्रेट। और ऐप के ऊपर यदि बच्चा लोग एकदम प्योर रोलिंग को महसूस किया है, फील किया है, तो जल्दी से हाथ खड़ा करेंगे ताकि अरे सचिन बोल रहा है प्योर रोलिंग रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। नहीं है ना? अरे भाई कार चला रहे हो तो कार का चक्का तेरा घिस घिस के चल रहा होता है क्या ऑलवेज? अरे मैं तो यही देखा हूं कि कार ऐसे चल रहा होता है भाई। प्योर रोलिंग होता है भाई, प्योर रोलिंग होता है, कांटेक्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन नहीं होता उस टाइम पे, है ना? कोई भी जो तुम कार चला रहे हो तो, या फिर अपना बाइक चला रहे हो, या फिर तुम अपना साइकिल चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, उस टाइम पे वो जो कांटेक्ट पॉइंट होता है ना उस पे प्योर रोलिंग हो रहा होता है बेटा। नहीं तो तुम ऐसे स्लिप करता हुआ दिखता है क्या चलने के टाइम पे यार? दिखता है क्या तुम्हें? बताओ। तो स्लिपिंग तो नहीं हो रहा है सर, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। इसका मतलब क्या हो रहा होता है? ऑलवेज प्योर रोलिंग कर रहा होता है रियल लाइफ में। गेटिंग?
तो जितने भी तुम्हारे पास कार है, साइकिल है, बस है, ट्रेन है, सब प्योर रोलिंग कर रहा होता है। और जब स्लीपिंग करता है तो तुम महसूस कर लेते हो कि भाई अभी ब्रेक लगाया तो हुआ, कीचड़ में गया तो हुआ स्लीपिंग। ये सब तो रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं। तो रियल लाइफ में क्या हमेशा या तो तुम ब्रेक ही लगा रहे होते हो और तेरी गाड़ी खिसक ही रही होती है, या फिर तेरा गाड़ी फंसा ही रहता है क्या? अरे नहीं यार, रोड पे गाड़ी तो प्योर रोलिंग कर रहा होता है एक्चुअल में। यस, तो प्योर रोलिंग एकदम में 100% प्योर रोलिंग का कोई एग्जांपल, अरे कार जो चला रहे हो वो खुद 100% प्योर रोलिंग का एग्जांपल है। ठीक, कोई स्लीपिंग नहीं हो रहा होता। ठीक है, ओके, तो 100% प्योर रोलिंग का भी एग्जांपल हमें मिल गया है सर। अब अपन बात इन सबको समराइज करते हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि अभी तक जो इतना सारा एग्जांपल दिया उससे क्या सीखा। उससे ये सीखा कि सबसे पहले कंबाइंड मोशन में दो अलग अलग चीज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहली बात तो। दूसरा, पहला तो दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। ठीक, यानी कि ये जो बॉडी है ये दो तरीके के बॉडी का एनालिसिस करवाएगा, एक रोटेशन और दूसरा ट्रांसलेशन। तो ये क्या बताएगा, एक रोटेशन मोशन बताएगा और दूसरा ट्रांसलेशन मोशन बताएगा। ठीक है सर, तो ये दो चीज तो आपने सिखाई दिया है। चलो, तो ये प्योर रोटेशन और ये प्योर ट्रांसलेशन, डायग्राम बना लेना तुम लोग। अब वही दोनों डायग्राम को कॉपी करना। पहला इंपॉर्टेंट, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है उसका वेलोसिटी जो होगा वो VCM और पीछे R ओमेगा होगा। यानी कि कांटेक्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, लिख देता हूं S, ऑलवेज जीरो हो, यानी कि V रिलेटिव जीरो हो, V रिलेटिव जीरो हो, तो इसको क्या बोलेंगे, प्योर रोलिंग का कंडीशन। पहला चीज क्या बोलेंगे, प्योर रोलिंग का कंडीशन, या फिर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वो रेस्ट पे होता है। रेस्ट पे कौन सा, वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट, क्योंकि ये नेट जीरो होता है, तो कांटेक्ट पॉइंट रेस्ट पे होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो सबसे तेज चल रहा होता है। ये चल रहा होता है VCM से और R ओमेगा से, और VCM बराबर ही R ओमेगा, तो ये भी VCM प्लस VCM, तो कांटेक्ट पॉइंट कितने से चल रहा होता है, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास कितने से चल रहा होता है, VCM से। यानी कि प्योर रोलिंग के केस में सबसे तेज कौन चल रहा होता है, हाईएस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, कितने से चल रहा होता है, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से। अगर मैं पूछूं कि कौन ऐसा पॉइंट है जो कि उतने से चल रहा है जितना से VCM, तो ये क्वेश्चन है एक, ध्यान से सुनना। ये पॉइंट में जरा सा वेलोसिटी चेक करते हैं। इस पॉइंट का एक वेलोसिटी इधर होगा VCM, जो कि मान लेते हैं V के बराबर है, मान लेते हैं, और R ओमेगा इधर दे देते हैं, जो कि मान लेते हैं V के बराबर है। याद करो मैंने वेक्टर में पढ़ाया था, यदि 120 डिग्री का एंगल हो जाए और वेक्टर दोनों बराबर हो तो इसका रिजल्टेंट भी उतनी ही से जाता है जितना कि V होता है, तो ये इधर चला जाएगा V से। तो अगर मैं ये पूछता, बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट है जो अपने सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी से चल रहा होता है, लेकिन वो पॉइंट पेरीफेरी पे होता है, तो वो पॉइंट जहां पे 120 डिग्री का एंगल बन जाए। बताया था मैंने ये बात या नहीं, कि 120 डिग्री के एंगल पे वेलोसिटी उतना ही होता है। निकाल लो ना, a² + b² + 2ab cos थीटा, cos 120 क्या हो गया, cos 90 + 30, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा भैया, cos 90 में चेंज होता है तो sin 30 हो जाएगा, sin 30 1/2 माइनस का हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, एक b² खत्म हो गया, b² का रूट अंडर भी आ गया। अरे पता चला मैंने क्या बोल दिया, पता चला तुम लोगों को, a² b² 2ab cos थीटा लगा दिया, बहुत ही आसान। बोलो, इंदौर पाठशाला आ रहा है समझ में बेटा, हाथ खड़ा करो जल्दी से। और भोपाल पाठशाला में अगर सबको आ रहा है बहुत ही मजेदार, तो हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बता दिया। अब बाकी कोई भी वेलोसिटी है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट था इसके जस्ट सामने में, इसका वेलोसिटी क्या होगा जरा सा वो आइडेंटिफाई करो। इधर जा रहा है किससे, R ओमेगा से, जो खुद क्या है V बराबर R ओमेगा, क्योंकि प्योर रोलिंग के केस को कंसीडर कर रहे हो। इधर क्या जा रहा है V से, मतलब ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, V√2 v² + v² का रूट अंडर। यानी कि पॉइंट का वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, हमें दिख गया, कहीं V होता है, कहीं V√2 होता है, कहीं 2v होता है, लेकिन याद रखना है वो 0 से 2v के बीच में ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, 2v से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि प्योर रोलिंग है, निगेटिव का कोई मतलब नहीं रह गया है। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? और किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी तुम निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। अगर इस पॉइंट का मैं पूछूं तो इस पॉइंट का, तो VCM से इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, यानी कि ये पॉइंट बाहर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, इसीलिए रोलिंग के बाद ये पॉइंट आगे भागता है और इसका भी वेलोसिटी V√2 हो जाएगा।
तो सर अब तो हमें सारा पॉइंट का वेलोसिटी समझ में आ गया, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख रहे हो और टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर लिख रहे हो। इन दोनों के बीच का एंगल कुछ कम ही होगा, इसका रिजल्टेंट कुछ इधर की तरफ होगा। तो एक तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा आर ओमेगा वाला जो एक्चुअल में v के बराबर है, क्योंकि आपने प्रूफ कर दिया कि इस केस में क्या हो रहा है, VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा, और v इधर है, अब इन दोनों के बीच का बाइसेक्टर से जाएगा एंड सो ऑन। तुम्हें सारा कुछ समझ में आ गया है। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं। तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट मूव्स विद हाईएस्ट वेलोसिटी, ये भी लिख लो। टॉप मोस्ट पॉइंट किससे चल रहा है, हाईएस्ट वेलोसिटी से। यस, तो ये सारा चीज अब हमें समझ में आ गया है सर। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जल्दी से। जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने बोला बताओ ओमेगा का वेलोसिटी कितना हो जो कि r इज इक्वल टू मान लो 1 मीटर के रेडियस, 1 मीटर बहुत ज्यादा होता है यार, 250 सेंटीमीटर मान लो, r इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर का एक डिस्क है। क्या है, एक डिस्क है, और ये प्योर रोलिंग कर रहा हो इस सरफेस पे, तो बताओ ओमेगा का वैल्यू क्या होगा। और अगर इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना है, मान लो 10 छोड़ दो 5 मान लो, 5 मीटर पर सेकेंड है। ये क्वेश्चन पूछ दिया मैंने, सपोज करो। तो क्वेश्चन क्या है, सर इस पॉइंट का वेलोसिटी बता दो। तो 20 cm से तो आगे जाएगा, तो 5 से ये आगे जाएगा सर, 5 मीटर पर सेकेंड से। हाँ, और पीछे कितने से जा रहा है, ये रोटेट कर रहा है इसे, तो पीछे कहां से जाएगा सर, हो यानी कि ये 5 से तो 20 cm के चलते, और आर ओमेगा इसके रोटेशन ऐसे चल रहा है, तो ये पॉइंट कैसे जाएगा, कबाच आगे ही तो जाएगा ना यार। हाँ सर, तो जरूरी नहीं है हमेशा VCM माइनस आर ओमेगा ही लिखोगे, इट डिपेंड्स कि फिजिकल कंडीशन कैसा था। तो इस बार क्या लिख रहा हूं मैं, VCM प्लस आर ओमेगा। ओ भाई साहब, ये अगर हो जाए 10 के बराबर, ये क्या निकाला मैंने, वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट, और जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है उसका वेलोसिटी कितना है, 10। तो ये अगर 10 के बराबर हो जाए तो पक्का इस पॉइंट पे कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा होगा, नो स्लिपिंग अकर। यस सर, इसका मतलब ये प्योर रोलिंग कर रहा होगा। हो गया आंसर एक लाइन में। बोलो क्या अननोन है भाई, आर पता है तुम्हें, वी पता है तुम्हें, और ये वाला वी भी पता है 10, तो क्या नहीं पता है, ओमेगा निकल जाएगा। बोलो हाँ, निकल जाएगा ओमेगा पक्का। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। सपोज करो ये मान लो मैंने 20 से दे दिया, ये ओमेगा पूछ दिया मैं क्या होगा, हाँ सर, और रेडियस का वैल्यू कुछ दे दूंगा, या फिर इसका मान लो V1 दे दिया, ये मान लो V2 दे दिया, और मैंने बोला देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द पॉइंट P2 एंड पॉइंट P1। मैंने बोला दोनों जगह कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है, नो स्लिपिंग एनीवेयर, ऐसा बोल दिया। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, जल्दी से देखो, इस पॉइंट का कंडीशन निकालो। ये रोटेट ऐसे हो रहा है, तो ये इधर जा रहा है VCM से, क्योंकि सारा का सारा पॉइंट VCM इधर, ओके, VCM इधर, और इसका ओमेगा के चलते आर ओमेगा भी इधर, यानी कि इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा VCM प्लस आर ओमेगा। वो किसके बराबर, V1 के बराबर, V1 दे रखा, तो एक इक्वेशन बनाओगे VCM प्लस आर ओमेगा, और ये किसके बराबर है, V1 के बराबर, इक्वेशन 1। दूसरा यहां पे देखो, ये ओमेगा ऐसे है तो आर ओमेगा इधर आ जाएगा, और VCM तो तुम्हें पता है, मैंने बताया ट्रांसलेशन मोशन का डेफिनेशन है, ईच एंड एवरी पॉइंट मूव्स विद द सेम वेलोसिटी। ये भी कितने से जा रहा होगा, VCM से ही। इस पॉइंट का कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, तो क्या लिखोगे, VCM माइनस आर ओमेगा, और वो किसके बराबर हो जाए, जितने से ये पॉइंट जा रहा है, तभी इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। इसलिए बार बार मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को बराबर, इसका मतलब दोनों का रिलेटिव क्या, 0, यानी कि नो स्लिपिंग एनीवेयर के केस में आप क्या कर रहे हो सर, V रिलेटिव 0 कर रहे हो। इसका वेलोसिटी निकाल देते हो, उसको इसके बराबर कर देते हो, दोनों का वेलोसिटी बराबर है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। और वही यहां पे भी किया। तो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, आर ओमेगा तो उधर है, लेकिन VCM में से आर ओमेगा घटाओगे। हाँ सर, क्यों, क्योंकि नेट इधर ही है, नेट इधर ही है, ये पॉइंट इधर जा रहा है, तो ये VCM ही ज्यादा होना चाहिए। हाँ, तो क्या लिखोगे, VCM माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू V2। तुम्हें सब कुछ पता है, क्या V1 पता है, V2 पता है, तुम्हें R पता है, ओमेगा नहीं पता, VCM नहीं पता, दोनों निकल जाएगा, लो, है ना। आर का वैल्यू कुछ दे दिया, सपोज कर लो आर का वैल्यू वैसा ही दे दिया, 250 सेंटीमीटर दे दिया मान लो। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस कोई भी ये प्योर रोलिंग के कंडीशंस लगा के तुम कर डालोगे, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाला है किसी को भी। तो अब देखना एकदम मजा ही आ जाएगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझ के, कि अभी तक हमने कंबाइंड मोशन का पूरा ट्रीटमेंट कर दिया है सर, और हमने ये देखा कि कंबाइंड मोशन में दो चीज हो सकता है, या तो स्लिपिंग हो सकता है या रोलिंग हो सकता है। जब भी रोलिंग होगा तो कॉन्टैक्ट पॉइंट का वेलोसिटी जो होगा विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑन विच द रोलिंग अकर, वो 0 होगा, मतलब दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा, दोनों का एक्सेलरेशन भी बराबर होगा। नॉट ऑलवेज वेलोसिटी का ही क्वेश्चन आएगा, एक्सेलरेशन का तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन आ चुका है जेईई में, मैं भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो, पहले समझो अभी कॉन्सेप्ट्स को। और दूसरा केस क्या होगा, स्लिपिंग का होगा,
कि कभी अगर VCM आर ओमेगा से ज्यादा हो जाए या आर ओमेगा VCM से ज्यादा हो जाए, इन दोनों केसेस में पहले स्लीपिंग होगा। और स्लीपिंग होने के बाद अगर कोई भी ऐसा रेसिस्टिव चीज आ जाएगा, कोई भी ऐसा रेसिस्टिव चीज आ जाएगा, जो कि मैंने क्वेश्चन करना शुरू किया था अभी तुरंत यहां पे, ऐसा जिससे कि ये ओमेगा को ब्लॉक कर दे और VCM पैदा कर दे, तो थोड़े देर के बाद एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जिसमें VCM आर ओमेगा को होल्ड कर ले। तो इसके बाद ये रोलिंग करेगा और फ्रिक्शन यहीं तक काम करेगा, यहां से यहां तक। क्या बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? यानी कि पहले स्लिपिंग होगा और उसके बाद फ्रिक्शन एक्ट करेगा, फ्रिक्शन के चलते ओमेगा कम होगा, VCM आएगा, एक टाइम बढ़ेगा, जब VCM आर ओमेगा के बराबर होगा उसी टाइम तक फ्रिक्शन एक्ट करेगा और इसके बाद फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं करेगा और प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जिंदगी भर ऐसे ही चलता रह जाएगा। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है कि सर जब आप बोल रहे हो कि इस दुनिया में प्योर रोलिंग होता है, कार जो होता है उसको प्योर रोलिंग करता है, और आप बोल रहे हो कि सरफेस पे प्योर रोलिंग स्टार्ट करने के बाद फ्रिक्शन का कोई काम ही नहीं होता, तब तो यार क्या करें, अपन 100 का स्पीड पकड़ा दें कार को और कार प्योर रोलिंग कर ही रहा है, कार का इंजन बंद कर दें और आराम से बैठ जाएं, तो बिना पेट्रोल का कार चलना चाहिए यार, क्या? क्योंकि प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन लग नहीं रहा है। तो अब ना V घट रहा है ना ओमेगा घट रहा है, क्योंकि ओमेगा को घटाने वाला एक ही चीज था फ्रिक्शन और V को बढ़ाने वाला एक ही चीज था फ्रिक्शन। आपने बोला कि इस टाइम पे बाद फ्रिक्शन लगना ही बंद हो जाता है, तो जो चीज V को बढ़ा रहा था ओमेगा को घटा रहा था, ऐसा कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक बार अगर इस दुनिया में कभी भी VCM बराबर आर ओमेगा होल्ड कर जाए और बॉडी में फ्रिक्शन ही नहीं लगता है, इसका मतलब जीवन भर VCM बराबर आर ओमेगा चलता रहेगा उसी स्पीड से और ओमेगा भी मिल गया है। तो आखिर ये जो रोलिंग बॉडी है, ये जो कार है, ये जो ट्रेन है, ये जो बस है, उसे स्पेशल इंजन की आवश्यकता ही क्यों है फिर? और नहीं तो इफिशियंसी तो इसका खतरनाक हो जाना चाहिए। एक बार 100 पकड़ाएं और बस गाड़ी को बंद करके कीवी निकाल दें, एकदम मजे में 100 पे चलता रहेगा। ब्रेक व्रेक लगाने की बारी आएगी तो अपन यूज कर लेंगे, क्योंकि फिजिक्स तो यही बोल रहा है यार, और फिजिक्स तो भगवान ने दिया है, नेचुरल चीज पढ़ रहे हैं अपन। तो आखिर ऐसा चीज क्या है कि कार रुक जाता है? अब बताओ मुझे, जल्दी से सोच के बताओ फटाफट से। और इसीलिए मुझे सचिन बार बार से पूछ रहा है और सचिन का डाउट ही इसीलिए आ रहा है। ओ भाई साहब गया मैसेज ही मैं नहीं देख पा रहा हूं, अब क्या होगा? अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? मैसेज ऐप वाले बच्चों का गायब हो गया एकदम से रैंडम, क्योंकि मेरा फोन ही ऑफ हो गया। 5 सेकंड का टाइम दो बस, 5 सेकंड, दूसरा देखता हूं कोई उपाय। ओके बच्चा लोग, आवाज आ रही है, सब कुछ हो रहा है एकदम मस्त, ठीक है? हाँ, तो किसी के पास पाठशाला में आंसर है तो जल्दी से बताइए। तो एक पाठशाला का एक बच्चा ने हाथ खड़ा किया था और वो ये बता रहा है कि यस सर आवाज भी आ रही है और सब कुछ मस्त चल रहा है। किसी के पास आंसर है पाठशाला में? 7-8 बच्चे हैं अभी। ओके, ऐप के ऊपर किसी बच्चे के पास होगा आंसर, आई होप। लेकिन मैं बता रहा हूं अब एक्चुअल में क्या होता है रियल लाइफ में। ये सब फिजिक्स एकदम सही है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में प्योर रोलिंग नहीं होता। क्या होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन ये जो व्हील है ना उसका थिकनेस ज्यादा होता है, ऐसे एकदम मोटा सा चक्का रहता है भाई, मोटा सा चक्का रहता है। तो जब तुम चक्के पे लगाते हो ना तो एक्चुअल में क्या होता है, वो इतने रीजन में ये अटैच रहता है सरफेस से। अच्छा, ये इतने रीजन में चक्का जो होता है सरफेस को एकदम पकड़ के बैठा रहता है, वो एक पॉइंट पे नहीं रहता। और जब ये व्हील रोटेट कर रहा होता है ना सर, तो ये प्रेस कर रहा होता है आगे वाले पॉइंट को। यानी कि आपने अभी बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल शिफ्टिंग लास्ट क्लास में, यहां वही होता है। जब ये व्हील रोटेट कर रहा होता है तो ये हमेशा ये पीछे वाला पॉइंट उठ रहा होता है और आगे वाला पॉइंट दब रहा होता है। तो ऑलवेज जो प्रेशर फील होता है वो इस रीजन में होता है, आगे वाले रीजन में, पीछे वाले रीजन में नहीं होता। तो एक्चुअल में जो प्रेशर जहां पे फील होता है वहीं पे नॉर्मल लग रहा होता है। तो नॉर्मल यहां से पास नहीं होके किसी आगे से ना पास हो रहा होता है, जबकि सेंटर इसका इधर होता है। तो ये जो नॉर्मल रहता है ना, इस नॉर्मल का एक टॉर्क आ जाता है जो कि तुम्हारे कार को थोड़ी देर के बाद रोक देता है।
लेकिन एक्चुअल में प्योर रोलिंग होता है और फ्रिक्शन जीरो ही लग रहा हो। लेकिन क्योंकि अगर एक ऐसा चक्का बनाया जाए जहां से इन्वायरमेंटल कंडीशन जो एयर रेसिस्टेंस वगैरह है उसको एकदम जीरो कर दें और व्हील बिल्कुल एक कांटेक्ट पॉइंट पे टच होए, तो यस ये ट्रुथ है कि VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा ऑलवेज वैलिड होगा। और एक बार अगर रोटेशन हो तो वो लाइफ टाइम तक रोटेट करेगा, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रियल लाइफ का जो तुम्हारा टायर वगैरह होता है वो बहुत ही चौड़ा सा बनाया जाता है, वो एक पॉइंट पे कांटेक्ट नहीं होकर एक रीजन में कांटेक्ट, एरिया में कांटेक्ट बना और रोटेशन के टाइम पे नॉर्मल शिफ्ट कर जाता है आगे की तरफ प्रेशर के चलते। तो इस नॉर्मल का टॉर्क देखो ओमेगा को कम कर रहा होता है, लेकिन प्योर रोलिंग तो होता है सर, इसीलिए VCM भी कम हो रहा होता है। और VCM कम करने का इफेक्ट क्या है सर? VCM कम क्यों हो रहा होता है? क्योंकि VCM इन्वायरमेंटल इफेक्ट से कम हो रहा होता है और उतनी धीरे धीरे कम होता है, एकदम से नहीं जीरो हो जाता है और धीरे धीरे तुम्हारा कार जो होगा वो रुकेगा। अगर बहुत ही अच्छा सा रोड बनाया जाए और एकदम तुम 100 का स्पीड पकड़ा दो और तुम कार को एकदम बंद भी कर दो तो भी कार बहुत दूर तक चली जाएगी, अगर बिल्कुल ही कभी ब्रेक नहीं लगाने का कंडीशन है तो। और धीरे धीरे कम होगा क्योंकि ये टॉर्क बहुत ज्यादा नहीं लगता है जिससे कि ओमेगा बहुत कम हो। लेकिन इन्वायरमेंट का प्रेशर रहता है, उसका फोर्सेस रहता है, रेसिस्टिव फोर्स लगा रहा होता है और ये नॉर्मल एक टॉर्क भी लगा रहा होता है जो कि ओमेगा को कम करता है, इसीलिए तेरा कार रुक जाता है एक्चुअल में। लेकिन फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा होता है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर समझ में आ गया हर एक को? तो आई होप कि हर एक बच्चा इस चीज को भी फील कर लिया। यस, हॉरिजॉन्टल मोशन पे अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना फ्रिक्शन का अगर VCM आर ओमेगा होल्ड कर गया तो फ्रिक्शन जीरो होता है। ये चीज बच्चे को आधा टाइम समझ ही नहीं आता कि क्या स्मूथ सरफेस पे प्योर रोलिंग हो सकता है? हो सकता है स्मूथ सरफेस पे क्या बॉडी रोल कर सकता है? रोल कर सकता है, मतलब VCM और आर ओमेगा ऐसे वैसे जा सकता है क्या? आंसर है यस, क्योंकि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है प्योर रोलिंग के केस में। लेकिन कंडीशन है कि पहले से VCM और आर ओमेगा बिल्कुल सेट होना चाहिए, तब बिल्कुल रोल करेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है कि क्या रोलिंग मोशन जो है वो स्मूथ सरफेस पे हो सकता है? तो आंसर है यस, बिल्कुल हो सकता है स्मूथ सरफेस पे प्योर रोलिंग। लेकिन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग हो सकता है, इंक्लाइंड सरफेस पे प्योर रोलिंग नहीं हो सकता। यहां पे अगर ये सरफेस स्मूथ हो जाए तो प्योर रोलिंग नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही बॉडी को रखोगे तुरंत से इसके ऊपर mg sin थीटा लगने लगेगा और ये mg sin थीटा जो है वो इसको रोटेट करने का मौका ही नहीं देगा, तो ये स्लिप कर देगा, रखते ही स्लिप कर देगा, रखते ही स्लिप कर देगा। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन की आवश्यकता होगी रोटेशन के लिए और ये फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा और ये फ्रिक्शन इसको रोटेट करेगा, मतलब ओमेगा प्रोवाइड करेगा और अल्फा प्रोवाइड करेगा और ये mg sin थीटा इसे लीनियर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। और ये प्योर रोलिंग तब करेगा जब ये कॉन्टैक्ट पॉइंट का जो ACM है और ये जो R अल्फा पीछे है ये दोनों बराबर हो जाए, यानी कि यहां पे ACM इज इक्वल टू R अल्फा भी होल्ड करना चाहिए। ये एक इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट का लीनियर रिलेटिव एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए जैसे वेलोसिटी जीरो था। तो अगर ये ACM से नीचे आ रहा है तो हर एक पॉइंट ACM से नीचे आ रहा है और ये रोटेट कर रहा है अगर अल्फा से तो ये ऊपर जा रहा है R अल्फा से। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी कितना होना चाहिए? जीरो, और इस पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी भी होना चाहिए जीरो, और इस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है। मैंने पूछ दिया फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट द बॉडी विल रोल विदाउट स्लिपिंग। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आने लगेंगे क्या? यस, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं अब। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस तो कर ही लेते हैं जल्दी से। तो एक दो तो सर आपने बता दिया, रीजन भी बता दिया। अब ये जो क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया था वो इसी को कंप्लीट कर दो सर, इसी को कंप्लीट करो सबसे पहले तो। अब ये क्वेश्चंस को रीड करो, देखो जेई में आया हुआ है और मैंने बोला था ये काफी बार आया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है हुप वैसा ही कुछ है, मान लो रोटेटिंग कोई चीज है जो कि सर्कुलर है, ठीक, जनरली डिस्क मान सकते हो तुम, यार रिंग भी मान सकते हो और जनरली रिंग माना जाता है, अभी पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। अ हुप ऑफ रेडियस r and mass m rotating with an angular velocity omega naught is placed on the rough horizontal surface। सर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इसे रोटेट कर दिया कितने से? ओमेगा नॉट से। इसका मास m है और रेडियस r है, ठीक। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द हुप इज जीरो, यानी कि सिर्फ रोटेट कर रहा था, अभी यही बताया मैंने। जैसे ही इसको तुमने फ्रिक्शनल सरफेस पे रखा
जैसे इसको तुमने फ्रिक्शनल सरफेस पे रखा, तो अब क्या होगा, अब ये धीरे धीरे वो सारे कंडीशंस को अचीव करेगा जो अभी सर आपने बताया था। फ्रिक्शन के चलते फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, इसमें आ जाएगा VCM और इसमें ओमेगा कम हो जाएगा, इसका टॉर्क रुकेगा और धीरे धीरे क्या होगा, देखो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द हुक व्हेन इट सीजेस टू स्लिप। शुरुआत में स्लिप करेगा और जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा तब क्या होगा, तब स्लीपिंग स्टॉप हो जाएगा। यहां पे पूछ रहा है इस टाइम पे बताओ इसका वेलोसिटी क्या है, VCM क्या है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूं। सबसे फास्ट मेथड है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तुम्हें पता है कि फ्रिक्शनल सरफेस पे रखा तो फ्रिक्शन तो पक्का इधर ही लगेगा सर, हाँ सर, और ये कॉन्टेक्ट पॉइंट पे नॉर्मल भी लगेगा सर, बहुत बढ़िया। और कोई फोर्सेस लग रहा है क्या, नहीं सर, यानी कि ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ओ, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन का टॉर्क भी जीरो और नॉर्मल का भी टॉर्क जीरो, क्योंकि इसमें अब एरिया थोड़ी मान लेंगे अपने केस में, वो तो रियल लाइफ चीज समझा रहा था तभी बोला था। तो नॉर्मल यहीं से पास करेगा, फ्रिक्शन यहीं से पास करेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इसका जो नेट टॉर्क होगा वो जीरो होगा, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बॉडी का कंजर्व रहेगा। बस इस पॉइंट के अबाउट इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम यूज कर लेंगे। और क्योंकि इसने बोला कि स्लिपिंग सीज हो गया है, इसका मतलब VCM जो होगा R ओमेगा डैश के बराबर हो जाएगा सर। तो दो वेरिएबल नहीं रह गया, अब वेरिएबल हो गया सिर्फ ओमेगा डैश, या फिर ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, VCM बाय R। तो एक ही वेरिएबल है, लेकिन इसने पूछा VCM, तो ओमेगा डैश को लिख लो तुम क्या, VCM बाय R, क्योंकि बोला इसने कि अब क्या हो रहा है, सीज हो गया, स्लिप करना बंद कर दिया। तो ये क्वेश्चन देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल से एक लाइन में सॉल्व होगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका लिखना है इसके अबाउट, और फाइनली जब ये ट्रांसलेट और रोटेट दोनों हो रहा है तब भी लिखना है इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम। लेकिन इस पॉइंट के अबाउट तो लिखना नहीं है, पॉइंट थोड़ी चेंज कर दोगे, तो इसी पॉइंट के अबाउट इनिशियल भी लिखना है और फाइनल भी लिखना है। अब हमें यह समझना है कि कंबाइंड मोशन के केस में एंगुलर मोमेंटम लिखते कैसे हैं। अभी तक तो आपने सिर्फ पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम सिखाया है, और अब कंबाइंड मोशन के केस में रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अलग होता है, तो वो क्या होता है वो जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो अब दो चीज बताएंगे और कहानी पूरा सेट हो जाएगा। तो अब तुम्हारा को जो मैं इतना सारा चीज बताया हूं उसको एक बार अब समराइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम लोग थोड़ा सा फंसोगे। तो सर आपने ये बता दिया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन कैसे लिखते हैं। तो याद रखो, अब अगर कोई बॉडी सेंटर ऑफ मास से VCM से चल रहा हो और ये नाच रहा हो ओमेगा से, और इसका एंगुलर मोमेंटम किसी भी O पॉइंट के अबाउट लिखना है तुम्हें, O पॉइंट के अबाउट, यहां पे मान लो O पॉइंट है जो कि इसी लाइन में है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R है, तो इस कंबाइंड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम दो तरीके से लिखा जाएगा। एक, इनका एंगुलर मोमेंटम इसके सेंटर ऑफ मास पे लिखा जाएगा बैठ के, और एक सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी लिखा जाता है। तो रिजिड बॉडी में एक्चुअल में दो काम होता है, रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी, लेकिन वो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट था वो सिर्फ ट्रांसलेट करता था या सिर्फ रोटेट करता था, बोलो, इसीलिए उसमें एक ही एंगुलर मोमेंटम तुम लिखते थे। लेकिन इसमें जब भी रिजिड बॉडी में कंबाइंड मोशन में तुम एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहो तो वो दो तरीके के एंगुलर मोमेंटम का सम होगा, और पहला होगा MRCM क्रॉस VCM। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम। अच्छा, प्लस ICM इंटू ओमेगा। तो तुम ऐसे समझ लो इसको, ये ऑल्दो ये डिराइव करना होता है लेकिन अभी वो डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, इसके डेरिवेशन का कहीं जीवन में जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन ये एक्चुअल में मैं डिराइव करके रिजल्ट निकालता अगर थोड़ा सा टाइम अलाउ करता मुझे तो। लेकिन अब तुम्हें यही चीज याद रखना है कि रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम दो चीज होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा। तो ट्रांसलेशन किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मजा आया, लिख दिया ICM इंटू ओमेगा। और रोटेशन किसके अबाउट, ट्रांसलेशन किसके अबाउट, जिसके अबाउट तुम निकाल रहे हो, और रोटेशन किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो दोनों चीज हमने समझ लिया, इसमें दोनों चीज हो रहा है। तो रोटेशन ICM इंटू ओमेगा और MRCM क्रॉस VCM, ये दोनों का सम होता है क्या, रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम। तो अब मजा आएगा तुम्हें। इसी क्वेश्चन का अगर मैं पूछूं बताओ एंगुलर मोमेंटम लिख के,
अगर मान लो यही इसी को मैं एक क्वेश्चन बना दिया, अभी तुरंत मान लो ये बना दिया मैंने क्वेश्चन, और मैंने बोला ये एक डिस्क है, चलो जल्दी से बताओ एंगुलर मोमेंटम, मैं लिखता हूं तुम लोग वेरीफाई करना। मैंने बोल दिया ये एक क्या है, एक डिस्क है सर, और आपने यहाँ पे कोई ओ पॉइंट ले लिया है, ये वाला दूरी कुछ है, मैंने दिया ही नहीं मान लो, और इसका रेडियस मान लो मैंने दे दिया आर, इसका मास दे दिया एम, रेडियस दे दिया आर, और ये दे दिया क्या, डिस्क। बताओ इस पॉइंट का ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा यदि ये सेंटर जो है वो आगे जा रहा है किससे, वी से। तो और ये प्योर रोलिंग कर रहा है, मैंने ये भी बोल दिया, अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो पक्का इसका ओमेगा जो होगा वो वी बाय आर के बराबर होगा। हाँ सर, क्योंकि आपने बताया वी बराबर आर ओमेगा होल्ड कर रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल रुका हुआ है। तो एंगुलर मोमेंटम अब दाएं हाथ का खेल है तुम्हारा लिखना, ध्यान से लिखो। एम क्या बताया, एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम। अब देखो क्या मजा है, इस चीज का तो मैंने तुम्हें ऑपरेशन कर डाला है भैया कि एम आर परपेंडिकुलर इनटू वी लिख दो, मजा आ जाए, है ना, ये चीज बराबर होता है। और एक और चीज लिखो, आई सी एम इंटू ओमेगा, याद रखना ये सब वेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब वेक्टर है। अब देखो, अब आर तो ये रहा सर, हाँ ये तो आपने दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं है, रेडियस तो दे दिया ना तुम्हें, हाँ। तो अगर ये आर और क्रॉस बी किया तो अंदर आया, अंदर का मतलब क्या, के कैप माइनस के कैप, तो ये तो आ रहा है सर माइनस के कैप में, एक चीज समझ में आया। लेकिन आपने ये भी बताया m इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू वी, तो इसको जब आप पीछे बढ़ाओगे और यहां से ये परपेंडिकुलर लोगे तो आर परपेंडिकुलर इस रेडियस के ही बराबर हो जाएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो इस सेंटर ऑफ मास पे रख के बॉडी को, तो ये पीछे कर दिया, मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम पॉइंट का लिखने के टाइम पे, या तो इसे पीछे करके परपेंडिकुलर ले लो, या फिर इसी का आर का परपेंडिकुलर ले लो, या फिर इस बी का परपेंडिकुलर ले लो, दोनों आंसर सेम देता है। याद आया नहीं है, याद आया ये वाला चीज मैंने बताया था, एम आर परपेंडिकुलर इंटू बी या एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, याद आया या भूल रहे हो तुम लोग? फर्स्ट क्लास में बताया था, मतलब कल के लास्ट क्लास से एक क्लास पीछे, कि कभी भी अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना हो, जैसे टॉर्क में तुम्हें मैंने बताया था, टॉर्क में तुम्हें मैंने बताया था क्या, आर क्रॉस एफ, इसमें मैंने बताया था आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लिख लो, या फिर एफ इंटू आर परपेंडिकुलर लिख लो, या फिर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर लिख लो। वैसे ही यहाँ पे क्या है, वी आर क्रॉस वी, हाँ तो वैसे ही आर परपेंडिकुलर इंटू वी लिख लो, तो बी को इधर किया और इस आर का परपेंडिकुलर, तो ये दूरी बराबर है, तो इसीलिए इसको जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, एम आर बी सी एम, और इसका डायरेक्शन किधर है, माइनस के कैप। कैसे पता चला, आर क्रॉस बी अंदर। अब है आईसीएम इंटू ओमेगा, हाँ आईसीएम तो डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 2 लिख लो सर, ओके एम आर स्क्वायर बाय 2 लिख दिया, प्लस ओमेगा किधर है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे, तो क्या होगा, खपाच, ये भी अंदर माइनस के कैप। देखो क्यों मैं तभी से एकदम बोले जा रहा हूं कि डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो माइनस के है ये दोनों सेम डायरेक्शन, इसलिए इसको ऐड करोगे, समटाइम्स ये अपोजिट आ जाता है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तुम्हें, और यहीं पे लफड़ा पैदा होता है, क्योंकि वो ये चीज भूल जाता है कि सर ने बार बार बोला था ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या आंसर आया, VCM का वैल्यू लिख दो सर V बाय आर, ओमेगा का वैल्यू रखो सर V बाय आर, तो ये ओमेगा का वैल्यू लिख दिया VCM बाय क्या आर, तो एक आर से एक आर खत्म, ये हो गया MVR बाय 2 और ये हो गया MVR, तो 2 + 1 आंसर कितना हो गया 3mVCM इंटू आर बाय 2। दिस इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम अबाउट O। और अभी जो तुमने क्वेश्चन किया है बेटा, इस क्वेश्चन में भी तुम्हें यही बताने की कोशिश मैं कर रहा था कि इसका एंगुलर मोमेंटम इनिशियली इसके अबाउट लिखना तो बहुत ही आसान है, इसके अबाउट तो तुम लिख पाओगे इनिशियली, तो लिख के देख लेते हैं एक बार, चलो। और इसका तो मैंने लिख के बता दिया, हाँ सर ये तो आपने लिख के बता दिया, इसका इसके अबाउट लिख लिया, अब इसका इसके अबाउट लिख के बताओ, तो वही काम करेंगे सर। हाँ तो पहले क्या लिखोगे, एम आर ओमेगा, VCM है ही नहीं, एम आर इंटू VCM वाला टाइम ही खत्म हो गया। अब क्या लिखोगे, ICM इंटू ओमेगा, ध्यान रखना पॉइंट यहां है लेकिन लिखना ICM इंटू ओमेगा ही है, तो ICM कितना है इसका, ये MR स्क्वायर लिख लो, यस MR स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, वो जो पार्टिकल है उसका आंसर क्या निकाला है अभी तुरंत तुमने, ये तो आंसर हमने निकाल दिया है सर, कितना आंसर निकाला था 3/2, है ना, है ना, है ना, क्या निकाला ये लो 3mVCM r/2, यही तो पूछा है इसमें 3/2 MVR, तो ये देखो आंसर की प्राप्ति हो गई है इस क्वेश्चन का। तो आई ओमेगा तो ये हो गया, लेकिन बाद में इसमें भी पूछा है तो क्या लिखोगे 3/2 MVCM इंटू आर।
आंसर आ गया m से m खत्म, ये हो गया 2 ऊपर 3 नीचे, एक r से एक r खत्म, तो आंसर हो गया 2r ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 3 और ये हो गया VCM। अब यहाँ पे देखो 2r ओमेगा नॉट बाय 3 तुम्हारे को आंसर नहीं मिल रहा है, ये क्यों? क्योंकि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हुप को डिस्क माना जाता है, डिस्क, ये खुद ही पता चल गया है, देख लो। तो ये हो जाएगा डिस्क, तो हो गया mr स्क्वायर बाय 2, ये 2 खत्म, तो ये 2 खत्म, r ओमेगा नॉट बाय 3 आंसर हो गया। किधर आंसर, ये रहा r ओमेगा। बोलो, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को देखा कि कैसे मैंने एक प्योर रोलिंग के कॉन्सेप्ट्स को एंगुलर मोमेंटम से यूज कर दिया, और कितना कठिन था क्वेश्चन देखने में कि फ्रिक्शन भी लगा दिया इसने, उसने प्योर रोलिंग के कंडीशंस को भी अचीव करवाया। देखो ये क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है, पहले प्योर रोलिंग के कंडीशन को अचीव करवाया। अगर तुम इसमें ये नहीं समझ पाओगे कि VCM r ओमेगा डैश है और ये ओमेगा डैश एक्चुअल में VCM बाय r है, और मैंने ये लगाया कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, और ये नहीं अगर तुम्हें आता है कि रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट कैसे लिखते हैं, तो तुम क्वेश्चन में ये समझ ही नहीं पाते। फिर तुम्हें ये अगर समझ में नहीं आता कि हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल इस पॉइंट के अबाउट लगाना है, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट नेट फ्रिक्शन का फोर्स 0 होगा ऑलवेज, क्योंकि ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, कभी भी जाओ, इससे पहले भी फ्रिक्शन था, लेकिन ये फ्रिक्शन इसी से तो पास करेगा। हाँ, यानी कि इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम सिर्फ एक पॉइंट के अबाउट लग सकता है, और वो ये कांटेक्ट पॉइंट है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फिजिक्स, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अराइज करता है लेकिन आंसर एक लाइन में आता है। इतना पावरफुल है एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। देख रहे हो ना कितना फिजिक्स है इसमें, रोटेशन मोशन है, स्लिपिंग भी करवा दिया, पहले रोल करवा दिया, फ्रिक्शन का भी विजुअलाइजेशन करवा दिया, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी रिजिड बॉडी का लिखवा दिया। और देखो क्वेश्चन देखने में कितना छोटा सा लग रहा है, लेकिन जिसे आता है ये क्वेश्चन, उसी करने में कितना सेकंड लगेगा, वो तो फटाक कर देगा। लेकिन सोचो कि इस क्वेश्चन को सीखने में हमें 2 घंटा लगा है अभी, राइट ना? और ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आया हुआ है, 10 बार आया हुआ है। मैं कम ही बोल रहा हूं, किसी दिन अगर जेई का पूरा क्वेश्चन में देख लूं तो मैं एक एक क्वेश्चन में दिखा दूंगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो क्या तुम लोग कंबाइंड मोशन को और एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी को फील किए, महसूस किए? तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दो, हाथ खड़ा करो, यो करो, और जो ऐप के बच्चे हैं वो जल्दी से फटाफट से ऐप के ऊपर एकदम से धमाकेदार एंट्री कर दीजिए। और उसके बाद अपन करेंगे रैप अप, क्योंकि 5 मिनट के बाद मेरा अब दूसरा क्लास है बेटा। आपका तो दूसरा क्लास नहीं है शायद, सचिन सर का तबीयत हो गया है खराब, और सचिन सर आई थिंक शायद कोविड पॉजिटिव आ गए हैं, तो प्रे फॉर सचिन सर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और फिर तुम्हारा क्लास रिज्यूम हो पाए। लेकिन आज शायद तुम्हारा दूसरा क्लास नहीं होगा। तुम लोगों को पता है पाठशाला में? नहीं पता? तो आई डोंट नो यार, आई डोंट नो कि शायद कोई अरेंजमेंट हो गया हो, क्योंकि मैं बिजी हूं तभी से। तो मेरे से 1 मिनट बस इतना सा बात हुआ था। मेरा दूसरा क्लास ऑलरेडी शेड्यूल था, इसलिए मैं नहीं ले पाया हूं तुम लोगों का क्लास। अदरवाइज दिल में बहुत ही इच्छा होती है कि तुम्हें खूब पढ़ाऊं, लेकिन समय ही अलाउ नहीं कर रहा होता है बेटा। लेकिन कोई नहीं, अगर जितना मैं करवा रहा हूं उतना रियल में तुम लोग उसी इंटेंसिटी से कर रहे हो जैसे मैं करवा रहा होता हूं, तो बच्चा तुम्हारा सिलेक्शन एकदम होने वाला है। और लेकिन इतना ही एफर्ट तुम्हें घर में भी देना पड़ेगा। जितना एनर्जी के साथ हम 2 घंटा पढ़ते हैं, इसी एनर्जी के साथ कंटिन्यूअस घर में पढ़ाई करनी है। ठीक, यस, मैसेज आया है। ठीक है, अरिन किशन जी बोल रहे हैं सर मैसेज आया है, तो ऐप के ऊपर सॉरी पाठशाला में भी मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग। कभी कभी डर लगता है सर, श्रेयांश कभी कभी डर तो मुझे लग जाता है यार, इतना साल पढ़ाने के बाद, कि बच्चों का कोर्स होगा नहीं होगा, जबकि इतने सारे कोर्सेज करवाया हूं, इतने सारे बैचेस। जेई एडवांस का क्रैश कोर्स कितनी बार पढ़ाया, जहां 15 दिन में पूरा एडवांस का कोर्स करा देता हूं। लेकिन डर हमें भी लगता है, और जो थोड़ा डर है ना, वही तुम्हें एक्चुअल में आगे बढ़ाता है। जो थोड़ा डर होता है ना बेटा, फेल्योर होने का, है ना, क्या होगा, वही तुम्हें मेहनत के लिए मजबूर करता है। तो डर थोड़ा होना भी चाहिए, डोंट वरी। थोड़ा डर तुम्हें सही रास्ते पे रखता है। निडर हो जाओगे तो भाई कुछ भी करोगे, है कि नहीं यार? तो सही है, अच्छा चल रहे हैं अपन। आर डिस्टेंस पे कैसे लेते हैं फिर से बता दो। क्या क्या सनी, क्या बताना है, जल्दी से बोलो। आर डिस्टेंस पे क्या लेते हैं? टेस्ट से पहले रिवाइज कैसे करें सर? सारे के सारे क्लास नोट्स का पीडीएफ ले लो, और सारे के सारे क्लास नोट्स का पीडीएफ को देख लो। टेस्ट से पहले ऐसे ही रिवाइज करना है हमें, और जितना क्वेश्चंस कराया वही, लेकिन टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वो भी दिया करो। ठीक है सर, हम एक बार पढ़ते हैं 0% डोंट होता है, बट बाद में धीरे धीरे बोलते जाता है। मतलब समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो सचिन? चलिए कोई बात नहीं है। तो आई होप बच्चों को एकदम मस्त मजा आ गया है और बच्चों ने थम्स अप कर दिया है। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, और अपना ख्याल रखिए।
कोविड स्प्रेड हो रहा है, तो आप लोग मस्त रहिए, घर में रहिए और मास्क लगा के रखिए, बाहर जाते हैं तो सैनिटाइज कीजिए। और ऐप के ऊपर लेक्चर जा रहा है, तो जो बच्चे पाठशाला नहीं आ पा रहे हैं वो घर में पूरा इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई कीजिए। बाय बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। यस इंदौर पाठशाला कुछ बोल रहे हैं? थैंक यू बेटे, थैंक यू। इसका मैं अरेंज करके थोड़े कुछ क्वेश्चंस और थोड़ा कुछ नोट्स भेज दूंगा। तो बाय बच्चा लोग, थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच।